क्या क्राइटेरियाज ऑफ ट्राइब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया के संविधान में प्रिस्क्राइब्ड है क्या? नहीं, कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं है। आर्टिकल 366 बोलता है वो लोग ट्राइब है जो आर्टिकल 342 के हिसाब से 342 में मेंशन्ड है, और आर्टिकल 342, 346 के अंदर आप जाओगे तो ये मेंशन्ड है एज पर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो मेंशन्ड है। सो इंडिया में देयर आर नो क्राइटेरियाज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके लिए स्टैट्यूटरी लॉज बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव डिक्लेरेशंस की गई है। तो प्लीज मेक श्योर 366 जो आर्टिकल है वो सिर्फ इतना रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिया के अंदर ट्राइब कौन है, वो लोग जो 342 के अंदर मेंशन्ड होंगे। 342 में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है टू कम आउट विद एन ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अंदर जो लोग जन जो मेंशन रहेंगे वो ट्राइब शेड्यूल ट्राइब माने जाएंगे। बट मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा अगर क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि शेड्यूल ट्राइब क्यों बनाया गया इंडिया में, बाकी जगह तो नहीं है शेड्यूल ट्राइब, इंडिया में शेड्यूल ट्राइब का क्या कांसेप्ट आ गया? नॉर्मल एक ट्राइब होता है। अब अच्छे से बेस से स्टार्ट करते हैं, एग्जैक्टली ट्राइब के रिलेटेड इश्यूज क्या है। अब नॉर्मली ट्राइब का जो स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन है या फिर नॉर्मली जो उसको डीप में स्टडी करता है वो है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। नॉर्मली एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो ट्राइबल सोसाइटीज को इन डेप्थ और इन डेप्थ स्टडी करते हैं, ना कि सिर्फ सोसाइटी और कल्चर को स्टडी करते हैं। ये होमो ड्यूप्लेक्स, होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस, वो जो इवोल्यूशन है ह्यूमन का वो भी स्टडी करती है, वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी देयरफॉर वो डिसिप्लिन है जो ट्राइब्स को इन डेप्थ में स्टडी करता है, उनके इवोल्यूशन से लेके उनकी सोसाइटी और कल्चर तक को स्टडी करता है। अब इनिशियली ये कांसेप्ट था अबॉर्जिनल्स। अबॉर्जिनल्स एक वेस्टर्न कांसेप्ट है। इसका मीनिंग ये हुआ करता था ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, जो लोग उस पर्टिकुलर क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में सबसे ओरिजिनली वहीं से वहां के बाशिंदे या फिर जैसे भी टर्म यूज करो वहां के लोग ओरिजिनल जो थे उन्हें अबॉर्जिनल्स बोला जाता था। अब वेस्ट के अंदर ट्राइब को इस पर्टिकुलर तरीके से पढ़ा गया, वेस्ट के अंदर ट्राइब्स को अबॉर्जिनल्स मान लिया गया कि वहां के वो ओरिजिनल रेसिडेंट्स थे, ओरिजिनल पीपल हु वर स्टेइंग इन दैट एरिया सिंस इट्स इंसेप्शन। अब इंडिया में जब आता है तो वी हैड अ वेरी प्रीटी मच क्लियर डिबेट के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स इंडिया के अंदर काफी डिबेटेबल है। आज तक कोई क्लियर कट आइडेंटिटी नहीं है कि कहां से आर्यंस आए, कैसे आर्यंस आए, ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स कौन है। अगर आप सत्यशोधक समाज जाओ, टेंपल एंट्री मूवमेंट जाओ पेरियार के, तो वो बोलते हैं दासियूज या दसायूज जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं। अब अलग अलग कांसेप्ट है, तो आज तक ये क्लियर है कि ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के ऊपर काफी डिबेट है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर हम अबॉर्जिनल का कांसेप्ट तो लगा नहीं सके। सेकंडली, अबॉर्जिनल का कांसेप्ट एक और कारणवश नहीं लग पाया इंडिया में। अब होता क्या था, वेस्ट के अंदर अबॉर्जिनल्स के क्राइटेरियाज बड़े क्लियरली डिफाइंड थे। कौन होंगे अबॉर्जिनल्स? वो लोग जो प्रिमिटिव रिलीजन को फॉलो करते हैं, वो लोग जहां पे कम्युनिटेरियन लिविंग होती है, आइसोलेटेड होते हैं। अबॉर्जिनल्स के पहनावे उनके देखने से पता चल जाता था ही इज एन अबॉर्जिनल। तो वेस्ट के अंदर अबॉर्जिनल्स कंप्लीटली सेपरेटेड थे। दैट मींस दे वर इन द लोएस्ट स्फीयर, जहां अगर इवोल्यूशनरी स्केल ऑफ ह्यूमंस का ले तो। अब इंडिया के अंदर हुआ ये, इंडिया के अंदर जन और जाति, जन नॉर्मली यूज किया जाता है ट्राइब्स के लिए, जाति नॉर्मली यूज किया जाता है कास्ट के लिए। इंडिया पे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने स्टडीज में बताया है कि जन और जाति के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस थे हमेशा से। कंप्लीट सेपरेशन नहीं था वेस्ट के जैसे कि अबॉर्जिनल्स अलग थे और नॉर्मली चीजें, नॉर्मल लोग अलग थे। एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाओगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अबॉर्जिनल्स क्लियरली डिमार्केटेड थे और नॉर्मल ऑस्ट्रेलियन क्लियरली डिमार्केटेड थे, और डिमार्केशन इतना स्ट्रॉन्ग था कि एक आम ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल्स के एरिया में नहीं आ सकता था। धीरे धीरे अबॉर्जिनल्स की पॉपुलेशन जब खत्म होने लगी तो ऑस्ट्रेलिया ने इस पॉलिसी को चेंज किया। ऑस्ट्रेलिया ने पॉलिसी निकाली कि अबॉर्जिनल चिल्ड्रंस को ऑस्ट्रेलिया अडॉप्ट कर सकता था, बट दैट इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ कंसर्न। लेकिन ये क्लियर है कि अबॉर्जिनल्स डिमार्केटेड थे, आप चाह के भी उनके एरिया में नहीं जा सकते थे। अब इंडिया में जब लोगों ने बोला कि एक तो हमें ओरिजिनल कौन है पता नहीं, और दूसरी चीज ये जो क्लियर डिमार्केशन है बिटवीन अबॉर्जिनल्स एंड द लार्जर सोसाइटी इंडिया में कभी एग्जिस्ट नहीं किया, बिकॉज इंडिया में जन और जाति दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होते रहे। हमने देखा है पहले के टाइम से कि ट्राइब और नॉर्मल पीपल के बीच में ऑलवेज इंटरेक्शंस रहे, एक दूसरे से कल्चरल बोरोइंग्स भी की और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी किया। ज्यादा से ज्यादा जो इंडिया में था इनिशियल फेज में वो था ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कि इंटरेक्शन तो थे लोगों के अंदर, लेकिन ट्राइब अपनी ही जगह में एक डिमार्केटेड बाउंड्री के अंदर एग्जिस्ट करते थे, रहते थे। बट ये इंटरेक्शन हमेशा से रहा। बहुत सारी स्टडीज में बताया गया कि बहुत सारे जो गॉड एंड गॉडेसेस ट्राइब्स के अंदर है, वैसे सिमिलर गॉड हिंदू में भी है, हिंदुइज्म में भी है। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल हिंदुइज्म में हम रक्षाबंधन जैसे कॉन्सेप्ट सेलिब्रेट करते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट ट्राइबल एस्पेक्ट्स में भी है। वैसे आगे जाके बहुत सारे सोशलॉजिस्ट ने भी इसको सपोर्ट किया कि इंडिया में ट्राइब और कास्ट को क्लियर सेपरेट नहीं कर सकते हो, बिकॉज दे हैव ऑलवेज इंटरेक्टेड विद ईच अदर। तो इंडिया में सीधे सीधे इसके कारण हमने अबॉर्जिनल का कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। क्यों? दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं। ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स पे डिबेट थी, और सेकंड इंटरेक्शंस हमेशा से रहे थे। कोई भी ऐसे बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ट्राइब्स होंगे जो लार्जली इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे आज के टाइम पे देखें तो अंडमान एंड निकोबार की कुछ ट्राइब्स है जिनको आइसोलेटेड रखा गया है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे, एक्सप्लॉइट नहीं हो। बीच में काफी बार न्यूज भी आई थी अंडमान एंड निकोबार की, काफी टाइम हो गया, शायद आप कॉलेजों से भी लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन है, स्कूल्स में रहे होंगे, जब जो नेशनल हाईवेज है वो ट्राइबल एरिया से निकल रहा है उसे बंद किया गया बिकॉज एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था उन ट्राइब्स का। सुप्रीम कोर्ट के रूल जजमेंट के बाद में उसे बंद किया गया था। तो अबॉर्जिनल इंडिया में अब अप्लाई नहीं होता है। तो मुद्दा अब ये उठा कि इंडिया में फिर ट्राइब कौन है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, क्योंकि कल्चरल बेसिस पे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट था इंडिया में। द रीजन बीइंग द लार्जर सोसाइटी और ट्राइब्स के बीच में काफी सिमिलरिटीज थी। नॉर्थ ईस्ट में जा रहे थे तो क्रिश्चियन मिशनरी जैसा कांसेप्ट था, और उनका पहनावा, उनकी बोलचाल, उनके काम करने के तरीके सारे के सारे एक लार्जर सोसाइटी के बहुत सिमिलर रख रहे थे। फॉर एग्जांपल आज भी आप सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के ट्राइब देखोगे तो हम देख के नहीं बोल सकते ये ट्राइब है। क्यों? जैसे कल मैंने एक एग्जांपल दिया था मीनास का, मीना शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, लेकिन आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड मीना खड़ा है तो आप नहीं बोल सकते वो ट्राइब है देख के। जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देख के बोल सकते थे अबॉर्जिनल है, बिकॉज सेम तरीके की उनकी भी एजुकेशन है, सेम तरीके का उनका भी काम है, सेम तरीके का ऑक्यूपेशन वो कर रहे हैं, सेम तरीके की ड्रेस, खाना पीना ऑलमोस्ट सब कोई सेम तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है। अब अगर इतना सिमिलर है तो कहीं ना कहीं कल्चर के बेसिस पे इंडिया में ट्राइब को आइडेंटिफाई करना थियोरेटिकली डिफिकल्ट हो रहा था। तो अब गवर्नमेंट ने एक चीज निकाली कि अब इंडिया में सिंस कल्चर पे नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हम, तो अब हम शेड्यूल ट्राइब का कांसेप्ट निकालेंगे।
कि वी हैव गिवन अप कि अब कल्चर के बेसिस पे इतनी सिमिलैरिटीज है कि सिर्फ कल्चर के बेसिस पे अगर मैं लगाऊंगा ट्रेड्स तो बहुत कुछ ट्राइब्स होंगे जो कम जो इस ट्राइब के क्राइटेरिया में फिट होंगे। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम आउट विद द कांसेप्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये पॉइंट क्लियर है कि हमने शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरिया क्यों बनाया, क्योंकि क्लियर कट डिमार्केशन इंडिया में ट्राइब और नॉन ट्राइब के बीच में करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज उनके बीच में कॉन्टैक्ट थे, अनलाइक वेस्ट जहां पे वो सेपरेटेड थे। तो यहां पे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरिया निकाला। तो एक चीज यहां पे क्लियर ये हो जानी चाहिए दैट द ट्राइब्स व्हिच वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कल्चर आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया द ट्राइब्स वर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लीगल क्राइटेरियाज, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरियाज के बेसिस पे। अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर जो जो लोग, अब प्रेसिडेंट है जो शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स, उस ऑर्डर के अंदर जो जो ट्राइब मेंशन्ड है वो शेड्यूल्ड ट्राइब माने जाएंगे और उन्हीं को ट्राइबल बेनिफिट्स जो सरकार दे रही है वो प्राप्त होगी या वो मिलेगी। और इसके अंदर सब ग्रुपिंग्स भी उन्होंने की, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स एक्सेट्रा सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरिया क्या है आपके हिसाब से, किस बेसिस पे शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया जाता है? शेड्यूल्ड ट्राइब का क्राइटेरियाज ये पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स है, सरकार इसके क्राइटेरियाज निकालती है और उसके बेसिस पे जो फुलफिल करता है उस ऑर्डर में आते हैं और उसके कारण उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब करार दिया जाता है। अब वो क्राइटेरियाज क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन हमने फिर कल्चर के बेसिस पे कर दिया। पहले हमारा ये मानना था कि एब्सोल्यूट सेपरेशन नहीं हो सकता, तो हम एक लीगल क्राइटेरिया निकालेंगे। उस लीगल क्राइटेरिया में फिर क्वेश्चन सवाल खड़ा हुआ कि किसको तुम शेड्यूल्ड ट्राइब में लगाओगे। अब शेड्यूल्ड ट्राइब आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा, तो आपने वो जो क्राइटेरियाज अपनाए वो क्राइटेरियाज कुछ ये थे कि कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, कि कुछ प्रैक्टिसेस ट्राइबल्स की इनकी ऐसी है जो शायद डिस्टिंक्ट है लार्जर सोसाइटी से। जैसे फॉर एग्जांपल मेजॉरिटी ऑफ द ट्राइब्स इन इंडिया लार्जली फॉलो द प्रैक्टिसेस ऑफ ब्राइड प्राइस। अगर लार्जर हिंदू सोसाइटी देखें तो डॉरी जैसा कांसेप्ट है, ट्राइब्स के अंदर एक ऐसी प्रैक्टिस है ब्राइड प्राइस जैसी। हालांकि आज ट्राइब्स भी कहीं ना कहीं डॉरी जैसे एस्पेक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ संस्कृताइजेशन। कुछ कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस है, प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल कम्युनिटेरियन लिविंग। कम्युनिटेरियन लिविंग का मतलब क्या है, इनके पास ओनरशिप नहीं होती है जिस एरिया में ये रहते हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कलेक्टिवली ओन्ड होते हैं, पूरे ट्राइब को बिलोंग करते हैं वो, ना कि पर्टिकुलर किसी एक मेंबर को बिलोंग करते हैं। तो नॉर्मली कम्युनिटेरियन लिविंग होती है इनके अंदर। और अगर कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस एक और चीज देखना चाहो या फिर प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस भी समझना चाहो तो इनकी रिलीजन नॉर्मली एनिमिस्टिक टाइप की होती है। एनिमिज्म फॉर्म ऑफ रिलीजन, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ रिलीजन फॉलो करते हैं, नेचर को वर्शिप करते हैं, एनिमिज्म के अंदर स्पिरिट को वर्शिप करते हैं। ये प्रिमिटिव रिलीजन है, वो लार्जली जो कंटेम्पररी रिलीजन है समाज की, जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, उनके ऊपर नहीं अपने रिलीजियस फेथ रखते हैं। प्रिमिटिव रिलीजन जैसे नेचर वर्शिप है वो स्ट्रांगली फॉलो करते हैं। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, कहीं ना कहीं लार्जली ये एक लिमिटेड एरिया में रहते हैं। नो डाउट आज माइग्रेशन हुई है ट्राइब्स की, लेकिन मोर और लेस वो पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में कंसंट्रेटेड है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में लो, चाहे महाराष्ट्र में लो, आंध्र प्रदेश में लो, आर्टिकल 371 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जो स्पेशल प्रोविजंस देते हैं डिफरेंट स्टेट्स को, बहुत सारे ट्राइबल एस्पेक्ट्स उसके अंदर मेंशन्ड है। तो नो डाउट वो बाहर के साथ कांटेक्ट रख रहे हैं, लेकिन उनकी मेजर पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर रेस्ट्रिक्टेड होती है। साथ ही साथ में शाइनेस ऑफ कांटेक्ट विद द लार्जर सोसाइटी एट लार्ज, ज्यादातर ये हिचकिचाते हैं या हेसिटेट करते हैं या शाई है विद द लार्जर कॉन्टैक्ट्स विद द लार्जर सोसाइटीज। कुछ लोग हैं ट्राइब्स के अंदर जो बहुत इजीली कॉन्टैक्ट रखते हैं लार्जर सोसाइटी से, लेकिन कुछ लोग शाई है, दे स्टिल आर नॉट वेरी मच कंफर्टेबल विद द कॉन्टैक्ट्स विद द लार्जर सोसाइटी। ये तीन चार कुछ क्राइटेरियाज हैं, और भी लिस्ट है क्राइटेरियाज की। ये क्राइटेरियाज फॉलो किए जाते हैं इन ऑर्डर टू क्लासिफाई अ पर्टिकुलर ग्रुप एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। अब जब ये क्राइटेरियाज आपने लिया तो आपके ऊपर सबसे पहला सवाल ये खड़ा हो गया कि साहब आपने किया क्या, कॉपी पेस्ट किया है क्या? कॉपी पेस्ट किया है? कॉपी पेस्ट ये किया गया है कि आपने जो भी एंथ्रोपोलॉजिकल क्राइटेरिया थे अबॉरिजिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए, आपने टेक्निकली वही क्राइटेरियाज लगा दिए यहाँ पे। पहले तो आपने इनको रिजेक्ट किया कि ये नहीं मिल रहा है इंडिया में, एंड व्हेन यू नाउ स्टार्टेड फाइंडिंग अ शेड्यूल्ड ट्राइब, नो डाउट यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन कल्चरल क्राइटेरियाज, और आपने वही क्राइटेरियाज बस आप एक लीगल बैकिंग के साथ अप्लाई कर दिए। और इन क्राइटेरियाज को जब स्ट्रिंजेंटली फॉलो किया गया तो हुआ ये, कुछ लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, कुछ लोग एंथ्रोपोलॉजिकल सेंस में आज भी ट्राइब है, लेकिन क्योंकि वो शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते वो ट्राइब माने जा सकते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं। लेकिन अब चाहे सारे क्राइटेरियाज इन पे लगे फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इनको ट्राइबल बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि इंडिया में क्लियर है ट्राइब वो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब है। तो दोनों के क्राइटेरियाज एक ही है, लेकिन अब आपको लीगली बैकिंग मिलनी पड़ेगी कि यू आर अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। यू हैव टू बी कंसीडर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब। इसलिए आप देखोगे कई ट्राइब्स ट्राइबल स्टेटस डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल गुर्जर्स का भी यही, गुर्जर जिसे बोलते हैं, उनका भी यही कांसेप्ट था कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब दिया जाए मीनास के जैसे। असम के अंदर राबीज, बीच में बोडोस थे। असम के अंदर अब देखो राबीज के अंदर देखो, आप कार्बीज के अंदर देखो, बहुत सारे मूवमेंट्स भी चले, कुछ लोगों ने क्राइटेरियाज प्राप्त कर लिया, कुछ लोग अभी भी फाइट कर रहे हैं। कछाड़ीज, कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि साहब हम तो सारे ट्राइबल क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहे हैं, तो नाउ प्लीज इंक्लूड अस अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। आपके भी रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अंदर आपको शायद ऐसे कुछ ट्राइब्स मिलेंगे जो क्लियरली ट्राइबल क्राइटेरियाज फुलफिल तो कर रहे हैं, लेकिन वो लिस्ट में नहीं आते तो उन्हें बेनिफिट्स नहीं मिलती है। सो दीज क्राइटेरियाज आर नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशंस दैट हैज बीन कम आउट विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर since times, and these same criteria has been followed in order to identify the tribe. अब नॉर्मली यूपीएससी से एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि सर इस लेवल पे कौन सा पूछेगा, लेकिन भैया जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, बकल्स आज टाइट से बांध लो, ऑलरेडी पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन उसने।
कि शेड्यूल ट्राइब क्यों क्राइटेरिया क्रिएट किया गया, और अगर तुम्हारा बेस में नहीं है तो कहानियां बहुत अच्छे से लिखोगे वहां पे, और कहानियां लिखोगे तो अगले से साल बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब क्यों बनाया गया उसका रीजन पता होना चाहिए। बिकॉज इंडिया में कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस के बेसिस पे ट्राइब को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले आइसोलेटेड नहीं थे, और दूसरा कॉलोनियल मास्टर्स आके इस आइसोलेशन को एकदम खत्म कर देते हैं। कॉलोनियल रूलर्स ने अपने हित के लिए इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, पॉलिसीज बनाई, फॉरेस्ट पॉलिसीज, रेलवेज, पोस्टल, और ट्राइबल एरियाज के अंदर आउटसाइडर्स, मनी लेंडर्स को स्टार्ट किया भेजना, और इन ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट किया। अब एक्सप्लॉयटेशन तो बढ़ा, लेकिन साथ ही साथ में वो कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस भी और खत्म होने लगी। तो सबसे पहले मुद्दा 47 में इंडिया में जो था वो ये कि कौन है अपना ट्राइब। अब ट्राइब का जब कल्चरल क्राइटेरिया देखा तो वो फिट नहीं हुआ, तो आपने एक लीगल क्राइटेरिया बनाया। एवरीबडी क्लियर विद दिस? अब आते हैं ट्राइब का मीनिंग, तुम्हें समझ में आया कि ठीक है हमेशा प्रिमिटिव क्राइटेरियाज के अंदर बनाई जाती है। प्रिमिटिव क्राइटेरियाज इंडिया में इजीली आइडेंटिफाइड नहीं हो पाए। जन और जाति ऑलवेज इंटरेक्टेड विद ईच अदर। और इनफैक्ट सोशियोलॉजी में थियरीज जाके आप कभी देखोगे, अगर आपका डिसिप्लिन रहेगा तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ये मानते थे कि जो ट्राइब्स है वो बैकवर्ड हिंदूज है, वो हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट है, लेकिन फुल्ली हिंदू वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारा गोल होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि वो हिंदू बिलीफ सिस्टम्स समझ जाए और उनको हिंदू सोसाइटी में इंटीग्रेट कर दिया जाए। इंडिया के अंदर इंटरेक्शन जरूर है, लेकिन एक ज्योग्राफिकल आइसोलेशन वाला पार्ट हमेशा इंडिया में रहा कि ट्राइब एक सेक्लूडेड एरिया में रहते थे। लेकिन ब्रिटिश आते हैं, इस ब्रिटिश पॉलिसी ने अपनी पॉलिसीज लगाई और इस आइसोलेशन को कंप्लीटली ब्रेक कर दिया। उन्होंने इधर मनी लेंडर्स भेजना चालू किए, क्रिश्चियन मिशनरीज भेजना चालू किए, और बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स भेजना चालू किए जिसके कारण ट्राइबल प्रोटेस्ट हुई, मूवमेंट्स हुआ, और इनका शोषण हुआ टेक्निकली। तो ब्रिटिश एक्चुअली केम आउट विद अ फॉरेस्ट पॉलिसी, नॉट अ ट्राइबल पॉलिसी, एंड दे ब्रोक डाउन द आइसोलेशन कंप्लीटली। जो सिर्फ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बचा हुआ था वो भी धीरे धीरे खत्म हो गया। फिर हम आते हैं 1947 में। इंडियन नेशनल मूवमेंट रंग लेके आता है, इंडिया फ्री हो जाता है 1947 में। नाउ देयर वाज अ न्यू इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया। अब 1947 के अंदर डेमोक्रेसी के अंदर हमने इनिशियल फेज में ही ये डिसाइड कर लिया था कि हमारा डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होगा। सो इन द इनिशियल फेज, सिंस द लीडर्स ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट लार्जली होल्डेड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्ट्रियल पोजीशंस, दे वांटेड कि सारे के सारे इंडियंस का डेवलपमेंट होना चाहिए, नोबडी शुड बी केप्ट आउट ऑफ द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट। तो इस कंटेक्स्ट के अंदर उन्होंने ट्राइबल डेवलपमेंट पे भी ड्वेल किया कि ये जो ट्राइबल शोषण हुआ ब्रिटिश के टाइम पे या एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसको खत्म तो करना, वो खत्म तो हो ही जाएगा 47 के बाद, बट इनको डेवलप कैसे किया जाए। 47 में अब दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर डिफरेंट वेज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। यहां तक एवरीबडी मेरे साथ, ट्राइब्स आर नॉट कंसीडर्ड एज अनटचेबल्स। तो यहां से डेवलपमेंट के प्लान सोचने लगे कि कैसे अब जन का डेवलपमेंट किया जा सके। इंडिया के पास 3 प्लान थे। जब ये प्लान की खोज चल रही थी तो 3 ऑल्टरनेटिव्स उभर के सामने आए। फर्स्ट वन इज आइसोलेशन, सेकंड वन इज असिमिलेशन, थर्ड वन इज इंटीग्रेशन। आइसोलेशन अप्रोच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया था जिसका नाम है वेरियर एल्विन। असिमिलेशन अप्रोच जीएस गुरे ने दिया था जो सोशियोलॉजिस्ट थे। इंटीग्रेशन अप्रोच जवाहरलाल नेहरू ने खुद बनाया था। सबसे पहला अप्रोच आइसोलेशन अप्रोच। आइसोलेशन अप्रोच, वेरियर एल्विन वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। अब 47 में यहां तक आई होप यू आर क्लियर। 47 में हम ट्राइबल डेवलपमेंट करना चाह रहे थे, ठीक। अब डेवलपमेंट करने के लिए 3 ऑप्शंस थे हमारे पास। अब इनमें से किसी एक को चूज करना था कि कैसे ट्राइबल डेवलपमेंट किया जाए, कैसे ट्राइबल लोगों को इंटीग्रेट किया जाए लार्जर इंडियन सोसाइटी से। पहला ऑप्शन देखते हैं, आइसोलेशन अप्रोच जो एल्विन ने दिया था। अच्छा, नाम लिख दूं? पहला अप्रोच आइसोलेशन अप्रोच जो दिया था वेरियर एल्विन ने। अभी अप्रोच क्या था? वेरियर एल्विन का पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा, ताकि ये प्लान की सीरियसनेस तुम्हें समझ में आए। वेरियर एल्विन थे सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उन्होंने बहुत डीपली इंडियन ट्राइब्स को पढ़ा था और उनका डेडिकेशन इंडियन ट्राइब्स पे इस लेवल पे था कि वो ट्राइबल वुमेन से ही शादी करते हैं और अपना पूरा जीवन, एटलीस्ट पूरा इन द सेंस मेजॉरिटी ऑफ हिज लाइफ, कैरियर लाइफ, ही लिव्ड विद अमंग द ट्राइब्स। वो ट्राइब के साथ ही रह के ट्राइबल को पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई एयर कंडीशन रूम में बैठ के इन्होंने ये अप्रोच दिया था, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्टडीज की गई थी इसके पीछे। एल्विन का ये मानना था कि आइसोलेशन अप्रोच फॉलो करना चाहिए। एंड व्हाट इज दिस आइसोलेशन अप्रोच? ये मानते थे कि द ट्राइबल्स आर स्टिल अंडर डेवलप्ड। अभी तक उनका डेवलपमेंट पूरे स्तर पे नहीं हुआ है, अभी भी अंडर डेवलप्ड है। अब अगर, चलो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एकदम छोटा किड जो होता है, जो फर्स्ट डे स्कूल जाता है, जो माता पिता होते हैं वो बच्चे को स्कूल में छोड़ के आते हैं। वहां पे इनफैक्ट वेट भी करते हैं जब तक क्लास खत्म नहीं हो जाए, रो नहीं दे, आई मीन मिसबिहेव नहीं करे, कहीं टेंशन रहती है उनको 10 टाइप की।
और ऐसा ही कुछ हफ्ता 10 दिन 20 दिन कुछ वो साथ में जाते हैं और फिर शायद बच्चा वैन के अंदर जाने लगता है स्कूल। राइट, देखा भी होगा आप लोगों ने। नाम याद नहीं रखना है दुर्गेश, मैंने आपके सिर्फ कंटेंट के लिए किसी ने मुझे बोला तब मैंने नाम लिखा है। नो पॉइंट, कोई जरूरी नहीं है नाम याद रखने। इंडियन सोसाइटी कर रहे हो, सोशियोलॉजी पॉल साइंस नहीं पढ़ रहे, नाम का कोई यहाँ पे टेंशन मत लेना। ठीक, अब जब बच्चे को छोड़ने जाते हो आप पर्टिकुलर स्कूल के अंदर, तो आप रियलाइज करते हो कि आप कंसर्न रहते हो। अगर सपोज पहले दिन ही बच्चे को ऐसे एक वैन में भेज दिया जाए, तो बच्चे को पता ही नहीं है कौन सी क्लास में जाना है, कैसे जाना है, आईडी कार्ड क्या है, कहाँ जाना है, किससे पूछना, बिकॉज ही इज अ किड, छोटा बच्चा है वो एक्चुअली अभी। तो आप उसे प्रोटेक्ट करते हो, साथ में जाते हो एंड फाइनली उसे गाइड करते हो। एल्विन साहब कुछ ट्राइब्स के बारे में ऐसा ही अप्रोच रखते थे। एल्विन साहब बोलते हैं कि ट्राइब अभी अंडर डेवलप्ड है, वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, और अगर इस ट्राइब को अभी आपने लार्जर इंडिया के साथ कनेक्ट कर दिया तो इनका शोषण होगा और एक्सप्लॉइटेशन होगा, बिकॉज दे आर राइट नाउ नॉट इन द सर्कमस्टेंसेस टू लार्जली बेनिफिट्स फ्रॉम दैट इंटीग्रेशन। समझ में आया कि अंडर डेवलप्ड होने के कारण इफ यू इंटीग्रेट द ट्राइब टू द लार्जर सोसाइटी दे वुड बी एक्सप्लॉइटेड, उनका शोषण होगा टेक्निकली। तो ये मानते थे मेक ट्राइबल आइसोलेटेड फ्रॉम द लार्जर सोसाइटी, उन्हें अपना ऑटोनॉमी दे दो, जो जो ट्राइबल एरिया, जो जो ट्राइब्स इंडिया में है, कंप्लीटली आइसोलेट रखो लार्जर सोसाइटी से। तो इससे क्या डेवलपमेंट होगा? वेरियर एल्विन बोलते हैं हाँ होगा। कैसे? एल्विन बोलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ट्राइबल ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा तो वो खुद में खुद कनेक्ट हो जाएगा लार्जर इंडियन सोसाइटी से। सो व्हाट वेरियर एल्विन वांटेड वाज गवर्नमेंट शुड नॉट integrate the tribes, they should be isolated, and over a period of time जब ये डेवलप हो जाएंगे तो then they will be connecting themselves with the larger society। तो इनका ये मानना था आइसोलेट रखो। अब इनिशियली हमारा 47 में तुरंत गोल ये था कि नहीं, हर इंडियन को बेनिफिट होना चाहिए। तो उस टाइम के पॉलिटिकल लीडर्स ये मानते थे कि नहीं, अगर हम इन्हें आइसोलेटेड रखेंगे तो जो इंडिया का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट के फ्रूट्स तो इन तक पहुंचेंगे ही नहीं। और सपोज एल्विन साहब आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन बाई चांस अगर इनके अंदर कुछ ऐसी बीमारी फैल गई, ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस फैल गए कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो हमारा तो एक कल्चर ही खत्म हो जाएगा पर्टिकुलर ट्राइब का। तो क्या सरकार का ये जिम्मेदारी नहीं है कि इनको प्रोटेक्ट करे, इनको भी डेवलप करे? कैसे ऐसे आइसोलेट छोड़ दें हम? और तीसरी बात, आइसोलेशन ऑलरेडी ब्रिटिश टाइम से काफी खत्म हो चुका था, अब इनको वापस आइसोलेट करके हम इनको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस अप्रोच ऑफ आइसोलेशन वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द इनिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ये पूरा अप्रोच समझ में आ गया गाइस कि फर्स्ट अप्रोच क्यों रिजेक्ट किया गया, क्योंकि आइसोलेशन था नहीं उतना ज्यादा ब्रिटिश के टाइम, ब्रिटिश ने खत्म कर दिया था वो आइसोलेशन। और दूसरी चीज, सरकार की जिम्मेवारी है इनकी वेलफेयर के लिए। सपोज इफ दे लूज अ पर्टिकुलर ट्राइबल पॉपुलेशन देन इट इज द रिस्पांसिबिलिटी। तो आइसोलेशन वाज रिजेक्टेड। इससे आगे बढ़े तो एक और सेकंड अल्टरनेटिव, सिमुलेशन। अब लेट्स अज्यूम एक सर्कमस्टेंसेस सिनेरियो से समझाता हूं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। जवाहरलाल नेहरू ने अब एक एक पॉलिसी बनाना स्टार्ट की। अब जब वो ट्राइबल डेवलपमेंट पॉलिसी पे आया तो बोला कि ठीक है, इसके ऊपर इंटेलेक्चुअल्स कौन कौन है उन्हें बुलाया जाए। तो दो इंटेलेक्चुअल्स आए, एक सोशोलॉजिस्ट आए, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने पहले अपना प्लान सुनाया कि नेहरू साहब ऐसा ऐसा कोई प्लान लगाया जाए। नेहरू जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो हर किसी का डेवलपमेंट चाहता हूं इधर, और दूसरा आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज आप चाय समोसे खा के चले जाइए। उनको भेज दिया। अब गुरे साहब बैठे थे सामने, बोला कि साहब आप बताओ क्या आपका प्लान है, कैसे डेवलप किया जाए। तो गुरे ने बोला पहले कि सही है, ये आइसोलेशन आपने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? तो नेहरू साहब ने पूछा क्यों भाई? बोला कि वो फॉरेस्ट अप्रोच है, वो एक्चुअली एक फॉरेस्ट पॉलिसी है, जहां पे इन्होंने जो वर्ड यूज किया इस प्लान को रिजेक्ट करने के लिए गुरे ने, कि द आइसोलेशन अप्रोच ट्रीट्स ट्राइबल एज जू एग्जिबिट्स, कि ये ट्राइबल्स को एक जू के जैसे ट्रीट कर रहा है कि उन्हें बंद करके रख दिया गया सॉर्ट ऑफ। तो नेहरू जी ने बोला साहब वो प्लान मैंने रिजेक्ट कर दिया है, आप अपनी बताओ, इनको मत क्रिटिसाइज करो। तो अब इन्होंने बोला कि ठीक है साहब, मैं मेरा प्लान बता देता हूं कैसे डेवलपमेंट करना। हाँ, अब जीएस गुरे बोलते हैं साहब एंशिएंट टाइम से ट्राइब का जाति से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। अब बस फर्क इतना है कि ये जो ट्राइब्स है वो अभी तक हिंदू वैल्यूज को इंबाइब नहीं कर पाए, और इसके कारण ये बैकवर्ड रह गए। तो अगर ये हिंदू वैल्यूज को इंबाइब कर लेंगे पूरी तरीके से तो इनका बैकवर्डनेस खत्म हो जाएगा और ये कंप्लीटली इंटीग्रेट हो जाएंगे लार्जर सोसाइटी से। तो अब नेहरू जी तो कोई एक्सपर्ट थे नहीं, बोला कि नहीं आप मुझे ठीक से समझाओ। बोलते हैं असिमिलेट कर दो ट्राइब को। बोला असिमिलेट का मतलब, असिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है कि लेट्स अज्यूम देयर आर टू कल्चर्स। असिमिलेशन इज अ प्रोसेस वेयर वन कल्चर कंप्लीटली गेट्स एनगल्फ्ड इनटू अदर कल्चर एंड लूजेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब दो अलग-अलग कल्चर है, संस्कृति है, एक संस्कृति और कल्चर दूसरे में इस कदर घुल जाती है कि अपने कैरेक्टरिस्टिक्स खो देती है और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स को अपना लेती है। वो गूरे ट्राइब्स के अंदर कुछ ऐसा सही चाहते थे कि द ट्राइब शुड लूज देयर आइडेंटिटीज, tribes should lose their identity and should be completely merged with the Hindu society। अब नेहरू जी फिर भड़क गए, बोला ये कैसी बातें कर रहे हो यार, हम जो संविधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे कल्चरल राइट्स है लोगों को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, और आप तो ये बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर ट्राइब्स के कल्चर की कोई वैल्यू नहीं है आपके लिए। तो आप तो चाहते हो कि ये ट्राइबल कल्चर कंप्लीटली लार्जर सोसाइटी में खत्म हो जाए, इंटीग्रेट हो जाए, ट्राइबल वैल्यूज, कल्चर, एथोस, फीलिंग्स, लैंग्वेज, डायलेक्टिक्स उनका क्या? बोला सर ये तो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे बिकॉज कहीं ना कहीं ये बैकवर्ड हिंदू तो है। बोला नहीं 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 नहीं, ये आप मान रहे हो ये बैकवर्ड हिंदू है, मैं ऐसे नहीं देखता हूं ट्राइब्स को। ट्राइब्स का खुद का इंडिपेंडेंट कल्चर है, खुद की प्रैक्टिसेस है, खुद की संस्कृति है उनकी, कैसे मैं कंप्लीटली इसको मेरे लार्जर सोसाइटी में इंटीग्रेट कर दूं? This plan therefore was rejected as it was considered as culturally aggressive। ये कल्चरल एग्रेशन था एक्चुअली। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट?
असिमिलेशन मतलब मिश्रण, हाँ अगर हिंदी में मिश्रण बोलते हैं तो मतलब असिमिलेशन का मतलब हिंदी टर्म नहीं पता मुझे, एक कल्चर दूसरे में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाता है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भूल जाता है और वो नए कल्चर दूसरा कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने लगता है, वो एक होता है असिमिलेशन। दिस प्लान वाज आल्सो रिजेक्टेड ऑन फेस वैल्यू। तो दोनों स्कॉलर अलविदा हो गए चाय समोसा खा के। अब बचा कि भाई ट्राइबल डेवलपमेंट होगा कैसे, एक्सपर्ट्स की प्रॉब्लम्स तो हम समझ चुके थे, अब कैसे किया जाए। अब जवाहरलाल नेहरू ने एक दिमाग लगाया, ये जस्ट मैं स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं, दिमाग लगाया और बोला कि इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं ना। अब ट्रू फॉर्म में कॉम्बिनेशन तो नहीं था, एक नया ही अप्रोच था। फाइनली आफ्टर रिजेक्टिंग बोथ दीज अप्रोचेस वी कम टू द इंटीग्रेशन प्लान, इंटीग्रेशन अप्रोच। यहां तक सबको क्लियर हाउ इट वाज कल्चरली एग्रेसिव व्हेन योर कल्चर, व्हेन इफ सपोज इफ आई आस्क यू टू रिजेक्ट योर कल्चर एंड फॉलो द लार्जर कल्चर, वो एग्रेसिव है कि नहीं आपके कल्चर के लिए? मेरे कल्चर को मुझे बोला जाए कि मेरा कल्चर हटा दिया जाए और मुझे लार्जर कल्चर फॉलो करना चाहिए, तो मेरे लिए तो कल्चरली एग्रेसिव है वो। तो वो एग्रेशन है कल्चरली यहां पे कि ट्राइब के कल्चर को स्पेस नहीं दिया गया इस प्लान के अंदर, उसे रिजेक्ट कर दिया गया और माना गया कि उसे लार्जर कल्चर फॉलो करना चाहिए। अब अप्रोच आता है इंटीग्रेशन। फाइनली द ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो प्लान हमने अडॉप्ट किया वो था इंटीग्रेशन प्लान, कि इस तरीके से हम डेवलपमेंट करेंगे। है क्या ये प्लान? द गोल ऑफ द इंटीग्रेशन अप्रोच वाज टू इंटीग्रेट द ट्राइब विद द लार्जर सोसाइटी, integrate the tribe with the larger societies, but ensuring protection of their culture. Integration क्या होता है? When the two cultures stays together, respecting the values and ethos of each other's culture. Integration वो होता है जहां पे different विभिन्न कल्चर एक साथ रहते हैं by respecting the cultural aspects of each other. अपने अपने कल्चर को प्रैक्टिस करके साथ में रहते हैं ये लोग. This was an integration approach. Now the approach in 47 जो अडॉप्ट किया गया कि our government of India's aim should be develop the tribe by bringing them into mainstream, but also respecting their cultural systems and patterns. Clear with this? कि इंटीग्रेशन में हम उसे सोसाइटी का डेवलपमेंट का फ्रूट्स देंगे, लेकिन उसके कल्चर को भी हम ध्यान में रख के चलेंगे, उसके कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, हम कोशिश भी नहीं करेंगे, उनके कल्चर को प्रोटेक्शन देंगे। इनफैक्ट जब लेट्स अज्यूम कि वो जितने भी लीडर्स और मिनिस्टर्स थे सबकी कॉन्फ्रेंस हुई और नेहरू जी ने बोला कि देखो ये इंटेलेक्चुअल लोगों का तो इंटेलेक्चुअलिज्म मैंने देख लिया है, वो कोई काम नहीं आएगा हमारे ट्राइबल डेवलपमेंट में, लेकिन अब मेरे पास एक सजेशन है, ऐसे चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया है। सामने से खड़े होकर किसी आदमी ने पूछ लिया, साहब बहुत बढ़िया प्रोसेस है आपका, बहुत जबरदस्त थॉट है नेहरू जी, कैसे करोगे? सवाल ये है इस प्लान को इंप्लीमेंट कैसे करोगे आप? आई मीन क्या तरीका बताइए साहब। अब इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने पॉलिसी निकाली जिसका नाम है यहां तक सब क्लियर कि ट्राइबल पंचशील तक कैसे पहुंचे हम, कि 47 में ये प्लान हमने अडॉप्ट किया। इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए हमने एक पॉलिसी मेजर निकाली, क्योंकि किसी ने पूछा साहब आपका प्लान तो बहुत बढ़िया है लेकिन इसके लिए क्या सोचा, क्या है, कैसे करना है इसको? तो नेहरू जी बोलता है सपोज निश्चिंत रहिए आप लोग, ये पॉलिसी अपनाएंगे हम। मेरे आईएएस ऑफिसर्स को मैंने बोल दिया है, सिविल सर्विस को, इंडियन सिविल सर्वेंट्स को, वो एक पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे ही बनेगी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। धीरे धीरे पॉलिसी बन गई ट्राइबल पंचशील। अब है क्या ट्राइबल पंचशील? पंचशील मतलब कुछ 5 प्रिंसिपल्स तो डेफिनेटली होंगे। मुझे लगता है नेहरू जी का फेवरेट कॉन्सेप्ट रहा होगा पंचशील, चाइना के लिए भी पंचशील थी, ट्राइब्स के लिए भी पंचशील थी। 5 प्रिंसिपल है। अगर मेरे को आज फिर इंटरव्यू देने का मौका मिले और इंटरव्यू में मुझे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आज तक इतिहास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सबसे बेस्ट पॉलिसी कौन सी रही, तो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा तो मैं चूज करूंगा ट्राइबल पंचशील, और आज मैं कंटेम्प्रेरी में जाऊंगा तो मैं चूज करूंगा स्वच्छ भारत अभियान। ये मेरे को लगता है 2 बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी रही गवर्नमेंट की। ट्राइबल पंचशील सॉलिड सक्सेसफुल थी लेकिन अटर फेलियर निकला इधर से। कैसे निकला थोड़ा सा आप देखेंगे आगे। ट्राइबल पंचशील पॉलिसी क्या थी? पहला प्रिंसिपल, द फर्स्ट प्रिंसिपल जो ट्राइबल पंचशील के अंदर था वो ये था कि विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ ट्राइब्स। हम ट्राइब्स की राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे उनके कल्चरल राइट्स हो, चाहे उनके लीगल राइट्स हो, चाहे उनके सिटीजनशिप राइट्स हो, चाहे उनके ओनरशिप राइट्स हो, कोई भी राइट्स हो, हमें फॉरेस्ट राइट्स हो, रिसोर्सेज राइट्स हो, ओनरशिप राइट्स हो, वी वुड लार्जली प्रोटेक्ट द ट्राइब्स देयर। क्लियर? सेकंड, एक बार हमने ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इससे आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। सिर्फ राइट्स को प्रोटेक्ट करना हमारा गोल नहीं है, हमको उनका डेवलपमेंट करना भी एक गोल है। पंचशील का अर्थ क्या है? अरे पंचशील का अर्थ मतलब होता है 5 पंच, मतलब अब यार हिंदी में है ये वर्ड, आपको एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, इस कंटेक्स्ट में बता सकता हूं। पंचशील मतलब मे बी 5 प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसा शब्द होगा ये, ठीक है। अब हिंदी में पंचशील का कोई अलग से अर्थ निकलता है तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर। 5 प्रिंसिपल ऐसे ही समझा जा सकता है फिलहाल तो ये, ठीक है। ट्राइबल पंचशील मतलब कुछ 5 प्रिंसिपल्स जो ट्राइबल इंटीग्रेशन में आपको मदद करेंगे। क्यों? हमारा गोल उन्हें इंटीग्रेट करना था। पहला प्रिंसिपल था प्रोटेक्ट देयर राइट्स। क्यों? किसी का भी डेवलप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहला एस्पेक्ट होता है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक बार राइट्स को प्रोटेक्ट किया तो सेकंड एस्पेक्ट था ensuring gradual development of tribal areas। हम एक साथ डेवलप नहीं कर देंगे ट्राइबल एरियाज को। क्यों? शायद इनके आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्विस सर्वेंट्स को ये वेरियर एल्विन की बात याद रहेगी कि एक साथ में डेवलप करूंगा तो इनका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है।
तो सेकंड प्रिंसिपल इस पंचशील का था एंश्योरिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल एरियाज बिकॉज ट्राइब्स अभी थोड़े बैकवर्ड थे कंपेयर टू लार्जर कम्युनिटी। अब एक साथ वो डेवलपमेंट देने से देयर इज चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, सो लेट्स मिनिमाइज द चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने बोला कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट करेंगे, धीरे धीरे इनको डेवलप करेंगे, मे बी स्कूल्स खोलेंगे, डैम्स बनाएंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, या फिर जो उनके एरिया में रिक्वायर्ड है वो हम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। अब सवाल ये उठता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट तो ठीक है, लेकिन सपोज अमेरिका ये बोलती है कि इंडिया को ग्रेजुअली हम डेवलप कर देंगे, हमें दे दो इसकी सत्ता। अरे वो डेवलपमेंट तो उनका होगा, इंडिया को थोड़ी डेवलप करेगी। ब्रिटिश ने किया क्या इंडिया को डेवलप? ब्रिटिश ने सोने की चिड़िया को एक्सप्लॉइट किया। अब अगर ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इस ग्रेजुअल डेवलपमेंट के अंदर एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ये है जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हम लाएंगे इन ट्राइबल क्षेत्र के अंदर, वो डेवलपमेंट भी वो डेवलपमेंट होगा जो उनको डेवलपमेंट लग रहा है। ऐसा नहीं है लार्जर सोसाइटी का डेवलपमेंट करने के लिए ट्राइबल एरियाज में आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स बनाना चालू कर दिया, और रियलिटी में देखा गया तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोजेक्ट की एनर्जी दिल्ली को मिल रही है, वो ट्राइबल एरिया में अभी भी अंधियारा है, और साथ ही साथ में उनका डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। तो इस पंचशील में क्लियर कट मेंशन था, नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग द राइट्स, नॉट ओनली ब्रिंगिंग ग्रेजुअल डेवलपमेंट, साथ ही साथ में ये डेवलपमेंट भी वो डेवलपमेंट होगा जो ट्राइबल बोल रहे हैं कि यस दिस इज डेवलपमेंट ऑफ अस। सो फॉर एग्जांपल, ओपनिंग अप मे बी अ हॉस्पिटल, मे बी अ डेवलपमेंट फॉर देम, रोड्स कुड बी अ डेवलपमेंट फॉर देम, और हो सकता है किसी एरिया में लगे कि नहीं रोड्स डेवलपमेंट नहीं है, इनका शोषण है, तो वो नहीं किया जाएगा उधर। एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? स्टेप्स देखो कितनी नीटली कनेक्टेड है। आपने राइट्स को प्रोटेक्ट किया, आपने डेवलपमेंट को ग्रेजुअली किया, और वो भी वो डेवलपमेंट जो ट्राइब मानता है हमारे लिए डेवलपमेंट है। एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना। डेवलपमेंट इज अ वेरी वैल्यू लोडेड टर्म। टू सम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टू सम टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स डेवलपमेंट, टू सम टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स एन एम्प्लॉयमेंट। तो वो सेम टेक्नोलॉजी उबर और ओला जब आई तो एक किसी के लिए नया डेवलपमेंट क्रिएट किया, लेकिन वही येलो और ब्लैक टैक्सी जो आपके सिटीज या टाउन्स में भी चलती है, उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट का जरिया बन गया वही ओला एंड उबर। तो एक टेक्नोलॉजी किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए अंडर डेवलपमेंट हो सकता है। अब ये यहां बोल रहे थे नहीं, वही डेवलपमेंट करेंगे जो ट्राइब का सच रियलिटी में डेवलपमेंट है। अब क्वेश्चन ये था कि साहब यहां तक तो पॉलिसी बढ़िया चल रही है, इसके आगे राइट्स भी हमने प्रोटेक्ट किए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट भी इंश्योर किया, और डेवलपमेंट उनके हिसाब से है, लेकिन उनके हिसाब से भी डेवलपमेंट हो, मान लो वो जो अमेरिका वाला एग्जांपल है, अमेरिका शायद इंडिया के हिसाब से डेवलपमेंट करे, लेकिन अगर अमेरिकन मैन पावर यूज करे तो इंडिया का लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट नहीं होगा। इधर भी इस पॉलिसी ने पुटअप किया, इसने बोला not only the development should be relevant to them but also participations of tribe should be ensured in this developmental process। तो लोकल पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए उस डेवलपमेंट में, कि आप ट्राइब को पार्टिसिपेट कराओगे डेवलपमेंट में, ताकि उनकी स्किल्स बढ़े, उनका हुनर बढ़े, और आगे जाके वो खुद डेवलप कर सके शायद चीजें। तो डेवलपमेंट में बाहर से लोग आके डेवलप नहीं करने वाले एरिया, बाहर से लोग आएंगे, साथ ही साथ में ट्राइबल पार्टिसिपेशन भी वो इंश्योर कराएंगे ताकि ट्राइबल का स्किल डेवलपमेंट भी इंश्योर किया जा सके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्राइबल पंचशील, मेजरिंग डेवलपमेंट। measuring development on the basis of outcomes not outputs। outcomes पे मेजर करना है डेवलपमेंट, आउटपुट्स पे नहीं। आउटकम का मतलब क्या है? आउटपुट का मतलब एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। आउटपुट का मतलब नंबर ऑफ स्कूल्स मेड, आउटकम का मतलब द नंबर ऑफ पीपल बेनिफिटेड आउट ऑफ दो स्कूल्स। तो आउटकम्स क्वालिटी मेजर करता है, आउटपुट बजट इकोनॉमिक्स मेजर करता है। तो आउटपुट नंबर्स पे होता है, आउटकम क्वालिटीज पे होता है। तो अगर किसी ट्राइबल एरियाज पे आपने स्कूल्स बनाई है, तो आप हमें ये जस्टिफाई नहीं करोगे साहब देखो इतना डेवलपमेंट किया, 10 स्कूल हमने बना दी। नहीं नहीं नहीं, आपको सवाल ये पूछा जाएगा ये जो 10 स्कूल ट्राइबल एरियाज में बनाई है, कितने ट्राइबल इससे शिक्षित हुए, वो मेजर करेगा कि डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर वहां पे ट्राइबल ही एजुकेटेड नहीं हो रहे हैं, बाहर के लोग उससे एजुकेशन आ रही है, तो टेक्निकली आपने फिर उधर डेवलपमेंट नहीं किया। सो इज द ट्राइबल पंचशील क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमने स्टार्ट किया ट्राइबल की अंडरस्टैंडिंग से, हमने बताया कि कैसे कुछ दिक्कत आई क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट ट्राइबल से हमेशा स्ट्रांग रहे, घनिष्ठ रहे कंपेयर टू वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग, और उसके कारण हमने शेड्यूल ट्राइब का एस्पेक्ट निकाला, और उसको 47 में डेवलप करने के लिए हमने इंटीग्रेशन अप्रोच अपनाया, और उस इंटीग्रेशन अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है ये ट्राइबल पंचशील। अब इससे आगे बढ़े तो यहां तक समराइज करते हैं। हमने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया इंटीग्रेशन अप्रोच से आगे बढ़ेंगे। अब सवाल ये उठा था कि इंटीग्रेशन किधर, किस लेवल पे करना है आपको इंटीग्रेट। तो इस इंटीग्रेशन प्लान का जो गोल था, इंटीग्रेशन प्लान वाज एक्सेप्टेड। द गोल ऑफ इंटीग्रेशन, ट्राइब को 3 लेवल पे इंटीग्रेट करना था सोसाइटी से। इकोनॉमिक लेवल पे ताकि वो नॉर्मल एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करने लगे, अपने प्रिमिटिव वे ऑफ लिविंग से बाहर आए। एजुकेशन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्सेस ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू द मॉडर्न सेक्युलर एजुकेशन। एंड पॉलिटिकल, उन्हें पॉलिटिकल रिजर्वेशंस भी दी गई और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में भी रिप्रेजेंटेशन दी जाए ताकि उनके हित बताने के लिए उनके लीडर्स अवेलेबल रहे। 3 लेवल पे इसने इंटीग्रेशन करने की सोची, और ये इंटीग्रेशन कैसे आना था? ये इंटीग्रेशन आएगा ट्राइबल पंचशील से। इस ट्राइबल पंचशील के नीचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेताशा प्लान्स निकाले, ट्राइबल सब प्लान, फूड फॉर वेज, सो मेनी प्रोग्राम्स। पॉलिसी थी, इसके नीचे बहुत सारे प्लान्स थे, स्कीम्स थी।
अब इसको फॉलो कर रही थी सारी स्कीम्स, ये तीन चीजें इंश्योर करार करने की कोशिश कर रही थी ताकि ओवरऑल होलिस्टिक ट्राइबल इंटीग्रेशन हो जाए। अब ये तो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अप्रोच टुवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज इफ यू इवैल्यूएट दिस ट्राइबल डेवलपमेंट अप्रोच, आप में से कितने लोगों को लगता है ट्राइबल इंटीग्रेट हो चुके हैं? व्हाट आर द थ्री अदर प्रिंसिपल्स ऑफ ट्राइबल पंचशील? 5 थे, मैंने बता दिए, 8 मैंने नहीं पढ़े हैं। क्या इंटीग्रेशन हुआ? चलो बाई चांस किसी को लग रहा है इंटीग्रेशन हुआ, तो पहले मैं 2-3 फैक्ट बताता हूं, वो देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट है वर्ल्ड बैंक का। वर्ल्ड बैंक ने 2 फैक्ट दिए हैं। पहला फैक्ट, ट्राइबल्स आर 20 years behind the larger development, 20 years behind in development when compared to the larger society। एक आम आदमी से ट्राइबल आज भी इंडिया में 20 साल पीछे है। सेकंड फैक्ट, the poverty rate among the tribe is 50% higher when compared to the poverty present among the general communities। जो लार्जर सोसाइटी में पॉवर्टी है उससे 50% अधिक पॉवर्टी है ट्राइब्स में। लेट्स अज्यूम शायद वर्ल्ड बैंक तो बायास्ड हो सकता है इंडिया को एक पर्टिकुलरली पिक्चर में दिखाने के लिए ताकि इंडिया विश्व गुरु नहीं बने। मे भी शायद ये बायास्ड है, ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, अमेरिका के खिंचाई पे चलता है। आगे बढ़े तो नेशनल सैंपल सर्वे बोलता है कि चाइल्ड लेबर डोमिनेट्स अमंग एससी एंड एसटी कम्युनिटी। आई थिंक 74th राउंड था, राउंड मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है अभी। दोनों का एग्जांपल में यूज हो सकता है कि एज पर नेशनल सैंपल सर्वे चाइल्ड लेबर इज डोमिनेटिंगली प्रेजेंट, सबसे ज्यादा है एससी और एसटी कम्युनिटी में। शायद ये कुछ हद तक बताता है कि किस लेवल पे शायद आज भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहीं ना कहीं उतना डेवलप तो नहीं हो पाए जितना शायद इस पॉलिसी ने सोचा समझा या करने की कोशिश की। बाई चांस हो सकता है ये भी मैनिपुलेटिव गवर्नमेंट डेटा हो, मे बी। आगे बढ़ते हैं, एक स्कॉलर है जिनका नाम है वॉल्टर फर्नांडिस। इन्होंने 1951 से लेके, इसका मतलब ट्राइबल पंचशील जब इंप्लीमेंट होना चालू हुई होगी, 1951 से लेके 1991 तक के फैक्ट पढ़े और इन्होंने बोला कि जितना टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ इंडिया में, टोटल जितनी कम्युनिटीज कॉम मिला के डिस्प्लेसमेंट है, आउट ऑफ दैट टोटल डिस्प्लेसमेंट 42% ऑफ दोस डिस्प्लेस्ड पीपल आर ट्राइब्स, और बाकी 68 सारी जनजातियां थी, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे वो हिंदूज हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, चाहे वो जितनी कम्युनिटीज मान सकते हो आप इंडिया में। 42% डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली जो था वो सिर्फ ट्राइब का था इधर। अब अगर ये फैक्ट देखे जाए तो बहुत अच्छे से ये चीज सामने आ जाती है कि शायद हमारा ट्राइबल डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे जितनी शानदार पॉलिसी बनाई गई थी। क्या कारण है, किस बेसिस पे ये ट्राइबल इंटीग्रेशन नहीं हुए? अच्छा, किसी ने मुझे बोला है भारत त्यागी नहीं, भक्त क्या बोलेंगे, अब भक्त जो बोलते बोलते रहने दो। क्या किया जा सकता है? फैक्ट तो पढ़ने पड़ेंगे। क्या लगता है क्यों नहीं हो पाया इंटीग्रेट? एनी आइडिया? तीसरा वाला पॉइंट रिपीट करूं, वॉल्टर फर्नांडिस बोलते हैं कि ट्राइबल जो फैक्ट है 42% टोटल डिस्प्लेस पॉपुलेशन आज भी ट्राइब से है। अगर ये सारे फैक्ट देखे जाए और इससे कंपेयर किया जाए तो टेक्निकली जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी थी वो उस लेवल पे सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई बॉस। चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट रही हो, शासन कर रही हो या फिर पावर में रही हो, फिर भी ट्राइबल डेवलपमेंट नहीं हो पाया। 51 से लेकर 91 के फैक्ट है। ऐसा नहीं था कि भैया पहले हो गया अब नहीं हुआ, अब हो गया पहले नहीं हुआ, दोनों बराबर है, दोनों तरफ नहीं हुई। क्या है फिर? I mean, क्या ऐसे हर्डल्स रह गए कि ये नहीं हो पाया? पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी। पॉलिसी ने राइट से लेके डेवलपमेंट से लेके आउटकम से लेके ऑलमोस्ट, डब्ल्यूबी का मतलब वर्ल्ड बैंक गाइस, पॉलिसी बहुत अच्छी बनाई थी। ट्राइबल पंचशील में ज्यादा कोई खामियां नहीं थी जो मनी पॉलिसीज में मिलती है आज। इतनी स्ट्रांग लेवल की पॉलिसी बनाई गई थी बट फिर भी नहीं हो पाया ट्राइबल डेवलपमेंट। अब इसको देखते हैं, व्हाट आर द कॉजेस फॉर इट। अब बहुत सारे लोगों ने इसको स्टडी किया, आप में से कोई व्यू देना चाहोगे? ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन और नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब? नहीं नहीं यार, उतनी पॉपुलेशन नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब की। करप्शन, हाँ हो सकता है एक रीजन है करप्शन। लैक ऑफ ट्रस्ट, वेरी गुड। कम्युनिकेशन गैप, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स तो हमेशा हर रूट की कॉज रही है इंडिया में। जो चीजें है सबके अंदर ये पॉलिटिक्स तो प्रॉब्लम है ही। ओके ठीक है, बस यार सजेशंस एक एक पार्ट इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉलिसी फ्रेमिंग में क्या प्रॉब्लम थी। पॉलिसी फ्रेमिंग, पॉलिसी कौन सी थी हमारी? ट्राइबल पंचशील। ट्राइबल पंचशील हमारी पॉलिसी थी। क्या इस पॉलिसी में कुछ प्रॉब्लम थी? यस, परफेक्शन तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा। पहला प्रॉब्लम, लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि इसने जिस जिस लेवल पे इंटीग्रेट करने की कोशिश की वो इंटीग्रेशन के लेवल इन्होंने शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस कर दिया। जो राइट था, इकोनॉमिक सही किया, एजुकेशन सही किया, पॉलिटिक्स सही किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस हो गया। इग्नोर्ड साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन। हिंदी में कहावत है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। हैव यू हर्ड दैट? ऐसे ट्राइब के साथ हुआ। ब्रिटिश ने क्या किया था ट्राइब के साथ? ब्रिटिश ने प्योर एक्सप्लॉइटेशन किया था ट्राइब्स का। इनफैक्ट असम के अंदर, सेंट्रल असम, मिडिल असम, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट में भी काफी आपको टी प्लांटेशन मिलेगी। ठीक है, एक टी प्लांट पे मैं गया, टी गार्डन जिसे बोल रहा हूँ, एंड वहाँ का जो टी मैनेजर, टी गार्डन्स आर वेरी नोन फॉर इट्स कॉलोनियल टाइप्स ऑफ बंगलोज। तो वहाँ का जो मैनेजर होते हैं, इनके जो मैनेजर्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस होती है यहाँ पे टी प्लांटेशन वर्कर्स की, और सरकार भी काफी इन्हें सहूलियत देती है, सिक्योरिटीज देती है। उधर जाके एक जो टी प्लांट का मैनेजर था, पर्सनल एक्सपीरियंस जस्ट शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन रेडिएट कहाँ से कर रही है। उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया, कितना झूठ कितना सही मुझे एक्जैक्टली नहीं पता है।
ठीक। अब उसने बताया तो जस्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, अगर बाई चांस ये सही रहा होगा तो ये सबसे बड़ा प्रतीक है ट्राइबल शोषण का शायद। वो टी गार्डन मैनेजर मुझे बोलता है कि सर यहाँ पे ट्राइबल्स पे बहुत अत्याचार हुआ है। बोला कि अब टी गार्डन्स में कई छोटी-छोटी हिल्स भी होती है, पहाड़ होते हैं बीच में कहीं। तो उसने बोला कि मैं एक ऐसे नागा ट्राइब से मिला था कि उसने मुझे बताया कि कैसे उसने उसका एक पहाड़ हुआ करता था और वो पहाड़ उसने 1 बोरी चावल पे दे दिया। 1 बोरी चावल पे ले लिया क्योंकि उसे चावल चाहिए था, उसने पहाड़ दे दिया एक आदमी को, आउटसाइडर को। मैं बोला कैसे मज़ाक कर रहे हो यार? बोला सर सच तो यही है ग्राउंड पे। और बाई चांस अगर ये सच है कि ट्राइब्स को किस लेवल पे एक्सप्लॉइट किया गया था ब्रिटिश टाइम पे या मे बी इवन टुडे शायद एक्सप्लॉइटेशन चल रहा होगा। ये बताता है कि इसके कारण जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई, तो कहीं न कहीं वो साइकोलॉजिकल फ़ियर रह गया माइंड में कि एक्सप्लॉइटेशन होगा, शोषण होगा। एंड इस साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन को ठीक करने के लिए ट्राइबल पंचशील का कोई भी कांसेप्ट नहीं था। कहीं पे भी एक माइंड चेंज का कांसेप्ट नहीं था, एम्पैथी का कांसेप्ट नहीं था। वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एजुकेशन पे फोकस कर रहे थे व्हेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ये साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशंस। एटलीस्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। क्यों? नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे ट्राइब्स ने सेशनिस्ट मूवमेंट्स किए हैं। चाहे बोडोज ले लो, चाहे कार्बीज ले लो या चाहे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ गारोस, खासीज, जैंतियास, नागास। बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने इंडिपेंडेंट मूवमेंट चलाए हैं। कुछ सेशनिस्ट बन गए, कुछ टेररिस्ट बन गए, कुछ और भी जैसे उल्फा जैसी ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि वो ट्राइब से कनेक्टेड नहीं है, बट ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो गई वहां पे। क्यों? द साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन वाज लैकिंग। 2019 के अंदर आज भी पेपर में सर्च करोगे गूगल में टाइप करके तो मिजो स्टूडेंट यूनियन ने एक डिक्लेरेशन निकाला था नॉर्थ ईस्ट मिजोरम के अंदर कि इट लार्जली केम आउट सॉर्ट ऑफ एन ऑर्डर, फतवा टाइप का सा ऑर्डर टाइप का सा था, जहां पे इन्होंने बोला कि यंग मिजो बॉयज एंड गर्ल्स शुड नॉट मैरी आउटसाइड मिजो कम्युनिटी। अपने मिजो से बाहर शादी नहीं करोगे आप। क्यों चल रहा है? बिकॉज साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन नहीं है। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज एट द पॉलिसी फ्रेमिंग वेयर द साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन वाज नॉट स्ट्रेस्ड बाय द पॉलिसी। जो 1951 में पॉलिसी बनी थी वो साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन पे स्ट्रेस नहीं कर रही थी। सेकंड, पॉलिसी फ्रेमिंग में प्रॉब्लम देख रहे हैं कि क्यों इंटीग्रेशन नहीं हो पाया ट्राइबल्स का। सेकंड जो प्रॉब्लम आई पॉलिसी फ्रेमिंग के अंदर वो थी होमोजेनियस अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइब। पूरी की पूरी ट्राइबल पंचशील यूनिफॉर्मली हर ट्राइब्स पे लगा दी गई। सेंट्रल इंडिया, सदर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और मे बी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। यूनिफॉर्मली आपने सब पे लगा दी विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द रीजनल वेरिएशंस एंड एस्पिरेशंस। और ये होमोजेनियस नेचर के कारण हम लोग कभी भी ट्राइबल स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो इस पॉलिसी का भी गोल था वो कर नहीं पाए। हमने हर जगह मान लिया यही ट्राइबल डेवलपमेंट है। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइब होमोजेनियस थी इनकी। They did not recognize the tribal differences. They did not recognize the tribal integrations. कोई ऐसा था कि कहीं कोई इकोनॉमिक ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था, कोई पॉलिटिकल इंटीग्रेटेड था, कोई साइकोलॉजिकल इंटीग्रेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने सब पे इक्वली एम्फसाइज करना स्टार्ट कर दिया। जब तक आप ट्राइबल डिफरेंसेस स्टडी नहीं करोगे, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइब्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, वहीं पे सेंट्रल इंडिया के ट्राइब्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, वहीं पे शायद राजस्थान के ट्राइब्स की रिक्वायरमेंट अलग थी, और वहीं पे जाओ तो अगर आप साउथ इंडिया में उनकी रिक्वायरमेंट अलग थी। बट आपने यूनिफॉर्मली सब पे पॉलिसी लगा दी 1950s में। तो ये दो प्रॉब्लम रही ट्राइबल फ्रेमिंग पॉलिसी के ऊपर कि पंचशील के अंदर क्या क्या वीकनेसेस और इश्यूज रही। इसके बाहर जाए इंप्लीमेंटेशन साइड पे वर्गेजिन खाखा, इनका नाम लिख सकते हो पेपर में। लिखते हैं एक्से है, बोलते हैं अपने आप को खाखा है, जैसे राजेश खन्ना काका, वैसे ही खाखा ये प्रोनाउंस करते हैं। वैसे क्यों लिखना है सर? ये तो सोशियोलॉजिस्ट है। डेफिनेटली है, जीएस गुरे भी थे। ये क्यों लिखना है? 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी जिनके हेड थे वर्गेजियन खाखा। तो गवर्नमेंट कमेटी का रिकमेंडेशन लिख रहे हैं हम, गवर्नमेंट कमेटी के हेड का नाम लिख रहे हैं हम, तो चलेगा यहाँ पे। 2014 में इनकी कमेटी बनी थी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ट्राइबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। 2014 वर्गेजियन खाका बोलते हैं दैट द ट्राइबल पंचशील वाज नेवर इंप्लीमेंटेड। ये पॉलिसी पेपर्स पे रही हमेशा, रियलिटी में कभी भी इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई। अब जब पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होगी तो भाई साहब इंटीग्रेशन कहां से आएगा? जब आप लिखोगे नहीं तो भैया इंप्रूवमेंट कहां से आएगा मार्क्स में? सिर्फ पढ़ के ही थोड़ी ना सिविल सर्विसेज बन जाएंगे। वैसे ही कभी इंप्लीमेंट नहीं की गई इस पॉलिसी को। दूसरी जगह अब ऐसा भी नहीं था कि पूरा पेपर्स पे रहा, इंप्लीमेंट तो कुछ हद तक हुई होगी। अब जहां इंप्लीमेंट हुई वहां पे जो ब्यूरोक्रेट्स इंप्लीमेंट कर रहे थे उन दे डिड नॉट इंप्लीमेंट द पॉलिसी विद एम्पैथी। मतलब वो ट्राइबल व्यू पॉइंट को ध्यान में ही नहीं रखते थे। एम्पैथी नहीं होती है किसी चीज में, एम्पैथी होनी चाहिए वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। सिंपैथी होती है कि आप सामने वाले के साथ अंडरस्टैंड तो करते हो लेकिन सामने वाले के इमोशंस में बह जाते हो, वो नहीं होनी चाहिए सिविल सर्वेंट में। एम्पैथी होनी चाहिए कि आप सामने वाले का दुख समझ सकते हो लेकिन आप लॉजिकली एक्शन लोगे वहां पे। ये भी एक स्कॉलर ने बोला है बट मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट बता दूंगा, प्रॉमिस करो कि आप ये लिखोगे नहीं। प्रॉमिस क्या करना है? लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, सीधी सी बात है यार। प्रॉमिस क्या करना है तुमसे? अब ऑस्कर लिविस की ये अंडरस्टैंडिंग है। ऑस्कर लिविस ने स्टडी किया, सोशियोलॉजिस्ट है, लिख दिया तो मार्क्स 100% नेगेटिव लेके चलना उधर। ऑस्कर लिविस ने ट्राइबल इंटीग्रेशन को स्टडी किया और बोला कि जहां जहां पे ये पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई एक इमोशनलेस इंप्लीमेंटेशन हुआ, और ये ट्राइब्स के साथ तुम्हें अगर डेवलप करना है तो यू नीड टू बी इमोशनल। रिसेंटली एक मूवी देखी थी आरआरआर। गाइस इट विल नॉट इंप्रेस एग्जामिनर। यहां पे सोशियोलॉजिस्ट का नाम लिख रहे हो, उन्हें पता चल जाएगा तुम सोशियोलॉजी के पेपर से आ रहे हो, और इसके लिए वो आपकी जो एडवांटेज है वो खत्म कर देगा। और याद रखना मेंस में नेगेटिव मार्क्स भी आते हैं आज। नेगेटिव मेरा सिर्फ बोलने का मतलब है कोई मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएगा, कट करेगा मार्क्स आपके कि अच्छा सोशियोलॉजी वाले पेपर जैसे हिस्ट्री वाले डेट्स लिखने लगते हैं, ज्योग्राफी वाले मैप्स बहुत डिटेल में बनाने लगते हैं, तो आपके एडवांटेज खत्म किया जा रहे हो आप। एडवांटेज कब मिलते हैं? ज्योग्राफी में अच्छा पेपर लिखो,
ज्योग्राफी का अपना ऑप्शनल उन्हें बता मत दो कि है, उन्हें लगना चाहिए कि नहीं नॉन ज्योग्राफी वाला लग रहा है लेकिन अच्छे से लिखा है ज्योग्राफी, तब मार्क्स ज्यादा आएंगे। अच्छा नॉन सोशियोलॉजिस्ट लग रहा है लेकिन अच्छे से लिखा है सोशियोलॉजिस्ट वालों के बराबर, तब मार्क्स आएंगे। मैं बोल दूं कि मेरा सोशियोलॉजी ये है तो वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन लेके चलेगा हाई। जस्ट इसीलिए हमेशा ना बोलता हूं कि अगर नोबेल लॉरेट्स नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमिटी के हेड वेड नहीं है तो नाम नहीं अवॉइड करना ज्यादा सेफ रहता है, या फिर साउंड रहता है, या फिर लॉजिकल रहता है। ब्यूरोक्रेसी लैक्ड एम्पैथी। आरआर मूवी देखी है? आरआर मूवी के आरआरआर मतलब वही मूवी, उस मूवी के अंदर क्या होता है, एक कोई पर्टिकुलर ट्राइबल लड़की को वो जबरदस्ती ब्रिटिश लेके चले जाते हैं, फिर कैसे ये एक पर्टिकुलर पर्सन फ्रॉम दिस ट्राइब इवन सैक्रिफाइसेस कम्स टू एन एक्सटेंट कि लाइफ भी जाएगी तो चलेगी लेकिन हम बच्ची को वापस लेके जरूर जाएंगे। तो पॉइंट इज दिस, ट्राइबल डेवलपमेंट तब होगा जब आप इमोशनली उनसे आइडेंटिफाई करोगे। जब तक आप इमोशनली आइडेंटिफाई नहीं करोगे वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो आपकी पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट होगी वहां पे। तो इंप्लीमेंटेशन मेकिंग के साथ इंप्लीमेंटेशन में इशू आई, बट इशू इंप्लीमेंटेशन की यहां खत्म नहीं होती है, और भी कारण जो रहे इंटीग्रेट नहीं हो पाया ट्राइब। ट्राइब मान लेते हैं कि ट्राइबल पंचशील से खुश रहा और वो चाहता था कि वो ट्राइब इंटीग्रेट हो, वो चाहता था कि देश के डेवलपमेंट में उसका भी हाथ हो और वो भी डेवलप करे, देश प्रोग्रेस करे तो वो भी प्रोग्रेस करे। अब ट्राइब ने सैक्रिफाइस किया अपनी लैंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स, उसका सीधा साधा विश्लेषण है एक, कि जीता जागता एग्जाम्पल है टेक्निकली, कि ट्राइबल लैंड्स को, ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से, और ट्राइबल सैक्रिफाइस्ड their land, their culture, their values, their ethos for the development of the larger motherland or larger country. But वो ट्राइबल सैक्रिफाइस करके भी हो ये रहा था when he was trying to become part of you and mine, वो जब लार्जर सोसाइटी से इंटीग्रेट हो रहा था तो उसका सिर्फ और सिर्फ शोषण किया गया। इंडिया में ऐसी ऐसी स्टडीज है जहां पे हम देखते हैं कि ट्राइबल चाहता है कि एक लार्जर पार्ट का सोसाइटी का पार्ट बने, लेकिन जब वो उस पार्ट में इंटीग्रेट करने के लिए आता है तो उसको एक्सप्लॉइट किया गया, और इस एक्सप्लॉइटेशन ने बाकी ट्राइबल्स में फियर पैदा कर दी कि नो 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 वी शुड नॉट इंटीग्रेट। देखो उनके साथ क्या हुआ, देखो उनके साथ क्या हुआ। सर प्रूव कैसे करेंगे कि उनका एक्सप्लॉइटेशन हुआ, क्योंकि प्रूव नहीं करेंगे तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा कि हम लोग एक्सप्लॉइट करने बैठे हैं क्या, नहीं प्रूव करते हैं। फर्स्ट टिस्को जमशेदपुर की एक स्टडी है, और उस टिस्को जमशेदपुर की स्टडी ये कहती है कि, चलो फिर भी तुम्हें नेम से ज्यादा प्यार है तो बता दे रहा हूं, मेरा रिक्वेस्ट है मत लिखना। एमएसए रॉ की स्टडी है, टिस्को स्टील प्लांट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाला जो है, उसको स्टडी किया और बताया कि इस प्लांट से 1907 में बना था ये, इस प्लांट से रेगुलर बेसिस पे काफी ये एक्सपैंड करता गया प्लांट, और इससे काफी डिस्प्लेसमेंट हुआ नियर अबाउट एरियाज में। और उस डिस्प्लेसमेंट का आलम ये था कि एमएसए राव बोलते हैं कि ट्राइबल मेन बिकेम डेस्टिट्यूट्स, ट्राइबल वुमेन बिकेम प्रोस्टिट्यूट्स। सीधा लिख देना पेपर में। इस टिस्को की स्टडी से ये पता चला कि जब ट्राइब ने अपनी लैंड तुम्हें दी डेवलप करने के लिए और ये सोचा कि वो भी पार्ट बनेगा उस डेवलपमेंट का, तो नतीजा ये निकला कि ट्राइबल मेन डेस्टिट्यूट्स बन गए, लिटरली दे वर बेगिंग, एंड ट्राइबल वुमेन्स लार्जली बिकेम प्रोस्टिट्यूट्स। ये ऐसा इंपैक्ट रहा ट्राइब्स के ऊपर, और जब ये इंपैक्ट रहा तो कहीं ना कहीं दूसरे ट्राइब्स के बीच में तो कहीं ना कहीं वो एक इशू पैदा करेगा कि नहीं यार हमारा भी एक्सप्लॉइटेशन होगा, शोषण होगा। ये स्टडी पुरानी है, लेटेस्ट स्टडी देता हूं मैं तुम्हें। इसका नाम मैं ऑफन भूल जाता हूं। एक किताब लिखी गई थी, झारखंड से इनके ऑथर है, ट्राइबल है खुद, जिस किताब का नाम है ट्राइब आदिवासी वोंट डांस। एक बार गूगल चेक करके मुझे अगर कोई बता सकता है तो उसके ऑथर का नाम बताना। सोनंद्र हंसदा कुछ ऐसा सा एक नाम है, मुझे वो एग्जैक्टली तो नहीं याद आ रहा है, बट ये भूल जाता हूं हमेशा इसका नाम, थोड़ा सा मे बी इट्स ट्रिकी फॉर मी। ये भी एक मूवमेंट, एक किताब लिखी गई और ये ज्यादा पुरानी नहीं है, 6-7 साल पहले की बात होगी समवेयर अराउंड, ठीक है। इसके अंदर भी यही कुछ थियरी रिफ्लेक्ट कर रही है। मैंने ये क्यों दी है तुम्हें, क्योंकि टिस्को की स्टडी पुरानी हो गई यार, आज जरूरी नहीं है ऐसा चल रहा है, लेकिन एटलीस्ट 7 से 8 साल पहले ये जो किताब लिखी गई है ये तो डेफिनेटली कंटेम्पररी है। इस बंदे को बॉयकॉट कर दिया गया था, इसके खुद के ट्राइब्स इसको बॉयकॉट कर चुके थे। क्यों? इस आदिवासी वोंट डांस के अंदर न्यूज़पेपर में भी ये रिपोर्ट्स आई थी, गूगल सर्च करके देखना, जहां पे इन्होंने बोला कि एक पीस ऑफ ब्रेड और 50 रुपीस के लिए द ट्राइबल वुमन इज रेडी टू स्लीप विद एनी मैन। अगर ये आलम है ट्राइबल एरियाज का, कहां हुआ वो डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन? जब ट्राइबल सैक्रिफाइस करके इंटीग्रेट आ रहा था तो उसे एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होना पड़ रहा था। ये दोनों स्टडी बहुत क्लियरली तुम्हें प्रूव करती है कि व्हेनेवर द ट्राइबल वांटेड टू गेट इंटीग्रेटेड टू दी, ठीक है गाइस, हंसदा सोवन इंद्र शेखर, ठीक है, गुड इनफ, थैंक यू गाइस। उन्हीं की ये किताब है और उसी किताब में इन्होंने ये लिखा था और इनको खुद को बॉयकॉट कर दिया गया था कि तुम ऐसा अश्लील स्टेटमेंट कैसे यूज कर सकते हो। ये कंट्रोवर्शियल भी रहा था, बट स्टिल एटलीस्ट ये ट्राइबल के कुछ कंडीशंस आपको बताता है कि पिछले 10 सालों में भी कुछ कंडीशंस बदले नहीं है, कि 1950 60 70 में तो शायद ज्यादा रहा होगा, आज भी अगर ये किताब 10 साल पुरानी है तो 2015 में भी सेम कंडीशन चल रहे हैं यहाँ पे। अब एटलीस्ट ये पॉइंट क्लियरली प्रूव हो जाता है दोनों स्टडी से कि एवरीथिंग इज नॉट फाइन। Whenever the tribe starts trying to integrate, there are chances that many tribes have been exploited. तीसरी चीज जो ट्राइबल को इंटीग्रेट करने के लिए हेसिटेट करती है वो है रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। इंडिया की जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसीज है हमेशा पेचीदा रही, हमेशा कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल रही। 2013 में लार एक्ट आया, काफी अच्छे से अमेंडमेंट किया गया था, काफी अच्छे से प्रोटेक्शंस दिए गए थे इसके अंदर। इस लार एक्ट के बावजूद हम देखते हैं कि जो ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट होता है उनको एडुकेट कॉम्पनसेशन नहीं मिलती है।
So the very rehabilitation and resettlements of the tribes who have sacrificed their land for the larger development, these people themselves are not adequately settled. न तो इनको एडुकेट कॉम्पनसेशन मिल पाती है और न इनका अप्रोप्रिएट लोकेशन पे सेटलमेंट हो पाता है। अगर ये भी थोड़ा सा पुराना लग रहा है तो एक और है फैक्ट, झारखंड के अंदर ही 2 साल भी नहीं हुए होंगे शायद, ये एक मूवमेंट चला था, पथालगड़ी मूवमेंट, सुना है अगर आप उस आसपास के एरिया से तो हो तो। पथालगड़ी मूवमेंट, पथालगड़ी या पथालगड़ी जैसे आप प्रोनाउंस करो, पथालगड़ी मूवमेंट है, यहाँ पे ट्राइब्स ने मूवमेंट लगाया और ये मूवमेंट कितना ज्यादा सेक्युलर है, ध्यान से देखो। होता क्या है, जब किसी की डेथ हो जाती है तो टूम्स लगाते हैं ना, जो लोग मतलब जलाते नहीं है दफनाते हैं, वो टूम्स लगाते हैं, जैसे क्रिश्चियंस में होते हैं या मे बी शायद इस्लाम में भी होता होगा, वो नाम लिखा हुआ रहता है कुछ ऐसा। अब इन्होंने कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न ही अपनाया। अब इसमें किया क्या, इन्होंने ऐसे ऐसे स्टोन टूम्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जहां पे स्टोन्स के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ था पैसा एक्ट के प्रोविजन, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, इसका फुल फॉर्म है। 2002 में निकला था, 20 साल हो चुके हैं, तो आपके मेंस के लिए डेफिनेटली एक प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है ये, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। हो ये रहा था कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट इसलिए निकाला गया कि पंचायत राज जैसी प्रोविजन जो है ट्राइबल एरियाज में भी हम एक्सटेंड करेंगे, ताकि जो लोकल ग्राम सभा है उनको कुछ एक्सेप्शन पावर मिले ट्राइबल एरियाज और इंटरेस्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब देखा यह गया कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, इन जैसे एरियाज कहीं ना कहीं वो पैसा एक्ट को ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे थे, उनके प्रोविजन को डाइल्यूट करते चले गए। तो इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया झारखंड में कि पैसा एक्ट की प्रोविजन अप्लाई करनी है। और क्या प्रोटेस्ट की, बहुत ही एमिकेबल प्रोटेस्ट, इन्होंने ऐसे पत्थर के टूम लगाना स्टार्ट कर दिया और उस पर ये पैसा एक्ट के प्रोविजंस लिखा हुआ करते थे, ये सेक्शन ये बोलता है, थोड़ा आगे गए तो ये सेक्शन ये बोलता है, थोड़ा आगे गए तो ये सेक्शन ये बोलता है। अब इसके ये मूवमेंट भी बताता है कि शायद आज भी इंप्लीमेंटेशन में इश्यूज है, ना कि सिर्फ ट्राइबल पंचशील की इशू थी, बट आज भी एससी एसटी एट्रोसिटीज एक्ट ले लो, पैसा एक्ट ले लो, ऐसे एक्ट आज भी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। एंड ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंडली हैव लार्जली हैम्पर्ड द ट्राइबल डेवलपमेंट एंड ट्राइबल इंटीग्रेशन। दोनों को इन्होंने हैम्पर किया। कभी इंटीग्रेट हुए तो उनका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ, कभी रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट्स के अंदर इश्यूज आए, 10% लोग ज्यादा से ज्यादा रिहैबिलिटेटेड है, और कहीं पे कुछ एक्ट को इंप्लीमेंट ही नहीं किया गया, उनकी स्पिरिट्स को टोन डाउन कर दिया गया कि बहुत सारी प्रोविजन जो सरकार निकालती थी ट्राइबल वेलफेयर के लिए, स्टेट्स उन्हें मॉडिफाई करते चले गए और डाइल्यूट कर दिया गया। सो ऑल दीज फैक्टर्स क्लियरली आर सफिशिएंट टू शो दैट द टाइप ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच वी लार्जली एनविसेज्ड हैज येट नॉट टेकन प्लेस इन द एंटायर सोसाइटी। अभी तक उस लेवल पे इंटीग्रेशन नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। यहां तक सबको क्लियर है? हाँ, इसके कारण देखो ट्राइब्स कई बार नेक्सलिज्म में पार्टिसिपेट करता है, कई बार सेशनिस्ट मूवमेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स के अंदर हम देखते हैं उनकी प्रोटेस्ट और मूवमेंट्स हो रही है। एक्सप्लॉयटेशन, फियर ऑफ हिंदुआइजेशन, fear of Islamization or fear of getting into the larger religion or maybe tribal exploitations या फिर नॉन इम्प्लीमेंटेशन, सारे कंबाइंड करके ट्राइबल इंटीग्रेशन उस लेवल पे नहीं हुआ। तो हमने स्टार्ट किया कि ट्राइबल एक्सप्लॉइट कैसे किए गए ब्रिटिश के टाइम पे, कैसे सरकार ने पॉलिसीज निकाली, लेकिन क्या उस किस लेवल पे इंटीग्रेट करना था और क्या उस पॉलिसी से सरकार इंटीग्रेट कर पाई, उसकी हमारे पास पुख्ता स्टडी बेस्ड आंसर या कंटेंट है जहां पे हम प्रूव कर सकते हैं कि शायद उस लेवल पे नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा पॉलिसी फेलियर है? नहीं, हमने पॉलिसी को इवैल्यूएट किया उसके गोल्स पे। रियलिटी में देखा जाए तो ट्राइबल इंटीग्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो कंप्लीट फेलियर भी नहीं हुआ। We do see this very tribal integration and the steps taken by the various governments since independence have actually empowered the tribal groups as well. At least today उनकी HDI indicators better हुए। मान लिया 20 साल पीछे आज भी शायद वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, लेकिन फिर भी कंपैरिजन में HDI इंडिकेटर्स बेटर हुए। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आज लोकसभा राज्यसभा के अंदर है, स्टेट असेंबलीज के अंदर है, उनके अंदर मिडिल क्लास स्ट्रांगली डेवलप हो रही है बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। तो यस, वी डू सी द इंटीग्रेशन टू एन एक्सटेंट हैज टेकन प्लेस, बट द पॉलिसी हैज टू बी इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड द ऑब्जेक्टिव्स आर येट नॉट फुलफिल्ड। शायद उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे सोचा था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं हुआ। यस, हुआ जरूर, दोनों एस्पेक्ट है इस एस्पेक्ट्स के। अब मुद्दा ये आता है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किस तरीके से ट्राइब को डेवलप किया जा सकता है। यस, इवन आवर प्रेसिडेंट इज अ ट्राइब, सो दैट इटसेल्फ शोज, बट ये सब एक सिंबॉलिक विक्ट्रीज होती है, बट येट सिंबॉलिक विक्ट्रीज ही सही है तो सही, दैट्स इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट आज अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक ट्राइब को प्रेसिडेंट बनने के लिए। और अपने प्रेसिडेंट की तो कहानी और भी ज्यादा स्ट्रांग है। इनफॉर्मल या कंस्ट्रक्टर लेबरर वर्क करती थी शायद, जहां तक मैंने एक टाइम पे न्यूज़पेपर में पढ़ा था, और सोचो कहां से कहां तक की जर्नी की है उन्होंने। शायद उस टाइम वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि वो प्रेसिडेंट बनेंगे। प्लीज मेक श्योर ये भी है कि ट्राइबल प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी रहे हैं झारखंड जैसी जगह में, और भी जगह में रहे होंगे नॉर्थ ईस्ट, बट स्टिल एटलीस्ट काफी जर्नी करनी बाकी है अभी तक। अभी भी बहुत सारे कुछ पिक्चर्स को साथ में लाके एक इंटीग्रेट करना बाकी रह गया। शी वाज अ टीचर, बट आई हर्ड दैट शी वाज वर्किंग आल्सो एज एन इनफॉर्मल लेबरर। मैंने कहीं पढ़ा था, इसीलिए बोल रहा हूँ, वो भी पेपर का ही कहीं पढ़ा हुआ है मेरे को, नॉट वेरी मच श्योर कि वो टीचर थे या क्या थे, बट मैंने पढ़ा है कि वो कहीं मजदूरी करते थे इनफैक्ट इनिशियली। अब कितना सच है मेरे को नहीं पता, पेपर की पढ़ी हुई बात है ये। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, क्या तरीका है, व्हाट डू यू थिंक, कैसे डेवलप करना है तुम्हें ट्राइब्स को? हाँ, वेरी गुड यार, संजीव कुमार झा, एक्सेप्टेंस एंड एक्नॉलेजमेंट, दैट्स रियली गुड। सबसे पहली चीज, इसी की वीकनेस पहले पकड़ो। पॉलिसी में प्रॉब्लम कहां थी? एक साइकोलॉजिकल, एक होमोजेनियस नेचर। पॉलिसी में दो सबसे पहले इशू थे कि सारे ट्राइब को एक जैसा मान लिया हमने, होमोजेनियस, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन पे वर्क नहीं किया। अगर आपको फ्रैंकली एक ही पैराग्राफ में आंसर दूं, इन कंटेम्परेरी टाइम ट्राइबल इंटीग्रेशन हैज टू बी स्ट्रांगली
is strongly necessary because the policy of the present government is to ensure sabka saath and sabka vikas, and in such circumstances roughly around 8% of our population surely deserves a better life chances in order to ensure that sabka saath sabka vikas. This tribal integration can largely be ensured first by largely accepting the heterogeneous nature of the tribes and understanding the tribal requirements, and then also ensuring that different level of integration policies are required for different tribes. अलग अलग ट्राइब की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो हमें एक यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं होने की जगह, नहीं बनाने की जगह हमें एक ऐसी पॉलिसी बनानी है जो माइक्रो अप्रोच को फॉलो करे, मे बी जोनल अप्रोच को फॉलो करे। अगर एकदम माइक्रो नहीं जाना है तो सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मे बी समथिंग लाइक दैट। या तो हमें माइक्रो अप्रोच जाना पड़ेगा, ट्राइब टू ट्राइब, अलग अलग ट्राइब की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती है, और अगर कोई सिमिलर रिक्वायरमेंट है तो उन्हें ग्रुप किया जा सकता है, या फिर एक जोनल बेस्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी बिकॉज सेंट्रल इंडिया के रिक्वायरमेंट्स काफी अलग है व्हेन कंपेयर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और वेस्टर्न इंडिया के रिक्वायरमेंट्स ऑफ ट्राइब्स आर वेरी डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू सदर्न इंडिया। So the first thing is recognize the heterogeneous nature of the tribes and adopt a suitable policies, as the universal policy is bound to fail time and again. Coupled with these changes, the most important change which is required is first implementing the recommendations of खाका committee. खाका committee की recommendation implement करो। सबसे पहले recommendation क्या थी? पैसा एक्ट को इंप्लीमेंट करो, ट्राइबल डायलेक्टिक्स के अंदर, लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए उनके कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस को प्रोटेक्ट करो, और ट्राइबल के अंदर स्किल्स का डेवलपमेंट करो। ये 4 मेजर रिकमेंडेशंस थी वर्गेजियन खाका की। तो आप एक कमिटी को यूज करोगे जब वे फॉरवर्ड लिखोगे, वर्गेजियन खाका कमिटी, फोकसिंग फर्स्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पैसा एक्ट, सेकंड स्किल डेवलपमेंट, ensuring cultural protections and educating tribes in their own local languages। तो पहले हमने पॉलिसी चेंज बताई, दूसरा हमने बताया कि खाका कमेटी की रिकमेंडेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन बनी थी उसको इंप्लीमेंट किया जाए, और उससे एक और इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशनशिप में नहीं लेने, हमारे लोकल लेवल पे भी शायद ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ में हमें लेने पड़ेंगे। अब दोस्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कुड भी, जो बहुत टाइम पे हम देखते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट में कर रहे हैं, जैसे ट्राइबल मेलाज ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या ट्राइबल मे बी डिस्कशंस ऑर्गेनाइज, कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जा सकती है। तो एटलीस्ट वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो जहां पे ट्राइबल्स भी जागरूक हो और एक लार्जर जनता भी जागरूक हो। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो 3 लेवल पे मैंने 3 मेजर्स बताए हैं, ओनली देन द ट्राइबल कुड बी डेवलप्ड। अब एक सॉलिड सी लाइन देता हूं, न्यूज़पेपर से मैंने एक टाइम पे पढ़ी थी, और जिन को लग रहा था ना कि न्यूज़पेपर के अंदर सर हम मैगजीन पढ़ लेते हैं, तो ये लाइन मैंने वर्ड टू वर्ड न्यूज़पेपर से उठाई है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है ट्राइब के पूरे स्टेटस का एक लाइन में। एंड द लाइन गोज लाइक दिस: Tribals have faced an unbroken chain of broken promises. I'll repeat. Tribals have faced unbroken chain of broken promises. अब इतनी बार उनसे हर बार उनसे प्रॉमिस की गई है, आश्वासन दिया गया और हर आश्वासन को तोड़ा गया। अब जब इतना टूट चुका है वो ट्रस्ट, तो शायद सबसे पहले जो करना है तुम्हें ट्रस्ट बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं। सो दिस कैन लार्जली बी यूज्ड एज अ कंक्लूडिंग लाइन जब आप कोई आंसर लिख रहे हो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए। So tribe, although is not directly mentioned in your syllabus, but yes, certainly it has been an important aspect of feature of Indian society. अब इसी ट्राइबल के साथ मैं एक और मुद्दा साथ में कर रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ पार्ट ट्राइबल का भी आ जाता है, डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। Regionalism. अच्छा, I'll repeat the line, guys. Listen to it. Tribal have faced an unbroken chain of broken promises. No, I cannot write that on board. 2 बार रिपीट कर दी, छोटी सी लाइन है यार। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, रीजनलिज्म। गाइस, ट्राइब डायरेक्टली मेंशन नहीं था, फीचर्स में किया जाता है, ये टॉपिक डायरेक्टली अलग से सिलेबस में मेंशन्ड है। अब अगर हम देखें रीजनलिज्म होता क्या है, कोई बता सकता है मीनिंग क्या है? रीजन बेस्ड यूनिटी, फोकस टुवर्ड्स वन रीजन, क्षेत्रवाद। यस, क्षेत्रवाद उसका एक हिंदी ट्रांसलेशन हो सकता है। फीलिंग अटैच्ड टू वंस रीजन। चलो, बहुत अच्छा सा एक आइडिया तो है डेफिनेटली। ब्रेक चाहिए, मैं भी 5 मिनट दूंगा, इसके बाद में कोई रीजनलिज्म एंड नहीं होगा, तब तक ब्रेक नहीं दूंगा। डू यू वांट और शैल आई प्रोग्रेस? चले आगे, परफेक्ट, थैंक यू। अगर रीजनलिज्म का मीनिंग एग्जैक्टली समझना है, जनरली आप सब ने बहुत सही सा मीनिंग दिया कि रीजनलिज्म एक क्षेत्रवाद है कि अपने रीजन को अहमियत ज्यादा देने लगते हैं हम, एक जनरल सेंस में। दिस इज व्हाट द मीनिंग कम्स। बट क्वेश्चन ये आ जाता है, रीजन का मतलब क्या है उधर रीजनलिज्म में? अपने रीजन को, अपने क्षेत्र को, जैसे आप बोल रहे हो, क्या क्षेत्र वहां पे माटी है, लैंड, कल्चर है, लैंग्वेज है, फूड है, पहनावा है, क्या है एग्जैक्टली? कास्ट तो कतई नहीं होगी, ये तो दिमाग में फिट कर लो। कास्ट और रीजनलिज्म का कोई लेना देना नहीं होता है। अच्छा, कुछ ने मुझे टेरिटरी बोला, कुछ ने मुझे कल्चर बोला। अब मैं आपको प्रिसाइज डेफिनेशन देता हूं रीजनलिज्म की, ध्यान से सुनना। Regionalism refers to an ideology where the people's interest becomes completely centered around a particular region. मैं रिपीट कर रहा हूं, Regionalism refers to an ideology
where the people's interest completely becomes centered around a region. Full stop. Region here indicates land, language, culture, etc. यहाँ पे रीजन जो है वो एक लैंड का टुकड़ा भी हो सकता है, एक भाषा भी हो सकती है, एक पर्टिकुलर कोई और एस्पेक्ट भी हो सकता है। तो रीजनलिज्म में सिर्फ लैंड ही हमेशा मत लेके चलना कि एक लैंड के ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उससे लैंग्वेज रिलेटेड भी कॉन्फ्लिक्ट आती है। एग्जाम्पल, तमिलनाडु और कर्नाटका लो आप, तमिलियन और तमिल लैंग्वेज और कन्नड़ा लैंग्वेज के बीच में एक रीजनलिज्म या क्षेत्रवाद है। वहां पे लैंड के एग्जाम्पल में अगर आप लो तो बेलगाम अगेन इज एन इशू और बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द कर्नाटका एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट। लैंड इशू बन जाती है फिर जब नागा अकॉर्ड की बात करते हैं या नागा नेशनलिज्म या नागालिंगम की बात कर रहे हैं। कहीं पे कावेरी बेस्ड इशू भी हुए हैं, वही कर्नाटक और तमिलनाडु। कहीं पे लैंग्वेज के बेसिस पे इश्यूज हुए हैं, साउथ इंडिया भी है। एट द सेम टाइम एसमीस आइडेंटिटी को भी काफी स्ट्रेस किया गया है, जो हमने असम अकॉर्ड देखा है, एनआरसी, सीएआर, ऑल दोस थिंग्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, कैब। कहीं लैंग्वेज से आया, कहीं भाषा से आया, कहीं जलीकट्टू से आया, कहीं कल्चर से आया, कहीं किसी और एस्पेक्ट से आया। वैसा ही एक रिसेंट इंसिडेंट चल रहा है जो न्यूज़पेपर में भी काफी स्ट्रांगली आ रहा है, खालिस्तान का इशू, जो पंजाब एरिया में आता है या पंजाब के अंदर आता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस आइडियोलॉजीज। वैसा ही एक इशू एथनिक आइडियोलॉजी के बेसिस पे आया महाराष्ट्र के अंदर, सन ऑफ सॉइल के फॉर्म के अंदर। इतने वाइड वेरिएशंस है रीजनलिज्म में कि रीजन का मतलब बहुत स्ट्रेचेबल हो जाता है इधर, कि रीजन कुछ भी बन सकती है। एक नदी रीजनलिज्म लेके आ सकती है, एक भाषा ला सकती है, एक कल्चर ला सकती है, या किसी एक पर्टिकुलर एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे आ सकता है, नॉर्थ इंडियन आइडेंटिटी, मराठा आइडेंटिटी, और मे बी एन असमीज और नागा आइडेंटिटी। Regionalism is an ideology where people's interest becomes centered upon a particular region, and the region here is not limited and restricted to land. As simple. मीनिंग सबको समझ में आया गाइस। हाँ, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महानदी, तेलंगाना के अंदर लैंग्वेज बेसिस पे भी आया हुआ है, जब उस टाइम 56 आंध्र प्रदेश अगर बोलूं, और बाद में जाके डेवलपमेंट के बेसिस पे भी आया। झारखंड के अंदर ट्राइबल आइडेंटिटी के बेसिस पे आया, छत्तीसगढ़, झारखंड डेवलपमेंट के बेसिस पे आया। देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स जिसके बेसिस पे आ सकता है रीजनलिज्म। अब इस रीजनलिज्म की कॉजेस, इस रीजनलिज्म की इंपैक्ट पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जाननी है। फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म, कितने फॉर्म का होता है रीजनलिज्म? मल्टीपल फॉर्म्स के रीजनलिज्म आपको मिलेंगे, जिसमें कुछ मेजर फॉर्म्स हम डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह अपने अपना फॉर्म हो सकता है रीजनलिज्म का। बट ब्रॉडली अगर पूरे के पूरे रीजनलिज्म को क्लासिफाई किया जाए, इंडिया, इंडिया एंड बियॉन्ड, डजंट मैटर, कुछ ऐसे फॉर्म्स है रीजनलिज्म की। फर्स्ट, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी विद इन स्टेट। कई बार रीजनलिज्म आता है जहां पे एक स्टेट का पार्ट ही कुछ ऑटोनॉमी ज्यादा मांगने लगता है, स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस, ऑटोनोमस काउंसिल्स। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है गोरखा हिल काउंसिल। डिमांड फॉर ऑटोनॉमी विद इन स्टेट, सर्टन पार्ट, सर्टन रीजन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, जैसे गोरखा हिल वेस्ट बंगाल से कोई सेपरेशन नहीं मांग रहा है, वो ऑटोनॉमी मांगता है अपने एरिया की। इनफैक्ट बिमल गुरुंग और ये जो लीडर्स रहे इस मूवमेंट के, अगर आप इनको देखोगे, इनकी सबसे पहली डिमांड ये थी दैट वी शुड बी गिवन एज एन इंडियन आइडेंटिटी। हमें इंडियन मानो, हमें नेपालीज मत बोलो, दैट वी आर प्योरली इंडियंस। अब गोरखा हिल काउंसिल इज एन एग्जांपल जहां पे पर्टिकुलर रीजन विद इन द स्टेट स्टार्टेड डिमांडिंग मोर ऑटोनॉमी। ये भी एक रीजनलिस्टिक एस्पिरेशंस होती है। अब इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको, जैसे बोडोलैंड, बोडो टेरिटोरियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, बीटीडीए, जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स आसाम की काट के बनाया गया है। काट के इन द सेंस उनको मिला के एक बीटीडीए बनाया गया। इससे आगे जाएं, एक रीजनलिज्म का फॉर्म होता है जहां पे डिमांड होती है सेपरेट स्टेट, एक अलग राज्य चाहिए हमें। अब इधर भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, और अभी जो डिमांड चल रही है हरित्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अंदर हरित्र प्रदेश, बुंदेलखंड जो एमपी और यूपी के एरिया मिला के हैं, त्रिपुरा लैंड, ऐसे अलग अलग टाइप के स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स की डिमांड है। तो कई बार एक पर्टिकुलर डिफरेंट स्टेट की डिमांड मांगने लगते हो कि नहीं, a particular region within a state starts demanding a separate state, कि हमें अलग सा राज्य बना दिया जाए, दिस इज आवर डिमांड। झारखंड और छत्तीसगढ़ इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, जहां पे झारखंड के अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया था कि रिसोर्सेज ऑफ द झारखंड, अब का झारखंड, दैट पार्ट ऑफ बिहार, वाज यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लार्जर बिहार, नॉट फॉर द पीपल लिविंग इन दोस एरियाज वेयर द रिसोर्सेज आर प्रेजेंट। तो अब ये बोलने लगे कि हमारा जो ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। वैसे ही छत्तीसगढ़ की डिमांड भी रही, उत्तरांचल अब उत्तराखंड बन गया, उसकी भी एक डिमांड वैसी ही रही कि हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उत्तरांचल के अंदर जब पहले स्टेट बना था, ये आज उत्तराखंड है, तो इधर आर्गुमेंट ये दिया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट था, आज भी कितना बड़ा स्टेट है, उस टाइम कितना बड़ा रहा होगा, जहां पे ये देखा जा रहा था कि हिली एरिया के रीजन्स में डेवलपमेंट पहुंच नहीं पा रहा था लखनऊ से, बिकॉज एक तो हेडक्वार्टर स्टेट का बहुत दूर था, किसी भी सर्विस को लेने के लिए पहले ही गवर्नेंस इतना स्ट्रांग नहीं था जितना आज है। एक सर्विस को लेने के लिए कई बार जब स्टेट कैपिटल पे जाना पड़ रहा था, तो पॉसिबिलिटी ये हो रही थी कि इनको काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा था और इनके इंटरेस्ट साइडलाइन हो जा रहे थे।
तो अगेन दिस सेम थिंग आंध्र प्रदेश में अप्लाई हुआ, जहां पे उन्होंने तेलंगाना की डिमांड निकाली कि नहीं हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोस्टल रीजन का डेवलपमेंट हो रहा है, इनर इंटीरियर का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग द सेम थिंग। इसके आगे एक फॉर्म आता है सेपरेट नेशन डिमांड करने लगता है, एक कंट्री ही हमें अलग चाहिए। Sometimes there are secessionist movements which takes place in a particular part or a region of a country where their demand is not to create an autonomous area, not to demand a separate state, but to demand a separate country for themselves. इसके अंदर एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है नागालिंगम, ग्रेटर नागालिंगम, और एक जो रिसेंट टाइम में न्यूज में रहा खालिस्तान। एक प्योरली सेशनिस्ट मूवमेंट है जहां पे इनको अपना एक देश बनाना है, और ये फॉर्म एक हाइपर रीजनलिज्म में चले जाता है। अब ये वाला जो रीजनलिज्म आ जाता है वहां पे थोड़ी सी इश्यूज आने लगती है, बिकॉज आपकी कंट्री की यूनिटी खत्म होने लगती है, जिस भी कंट्री में होता है ये, फॉर दैट मैटर यूरोपियन यूनियन ले लो या फॉर दैट मैटर इंडिया, यूक्रेन या रशिया ले लो, इनके बीच में एक और रीजनलिज्म का फॉर्म आता है जिसे बोलते हैं हम सन ऑफ सॉइल में नए सेपरेट नेशन चाहिए, नए सेपरेट स्टेट चाहिए, नए सेपरेट ऑटोनोमस रीजन चाहिए। ये प्योरली टारगेटेड होता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी जो उधर के सॉइल से बिलोंग नहीं करते हैं, कि दोस पीपल हु आर नॉट द not the son of those particular soil, they would largely be excluded from this. इंडिया में बहुत ही कम एग्जांपल्स ऐसे मिलते हैं, लेकिन एक जो एग्जांपल मिलता है बहुत स्ट्रांग और सटीक मिलता है इन बॉम्बे। एक टाइम में ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी बॉम्बे में स्ट्रांगली प्रैक्टिस की गई थी, वेयर आपने देखा होगा वो मूवमेंट 90s के अंदर कि किस तरीके से नॉर्थ इंडियंस को कहीं ना कहीं वहां पे वायलेंस का शिकार होना पड़ा, एंड दे हैड टू लीव बॉम्बे बिकॉज मराठा आइडेंटिटी वाज स्ट्रेस्ड दैट दीस आर द पीपल हु हैव अ स्ट्रांग एक्सेस टू दीस शुड बी गिवन द फर्स्ट प्रायोरिटी इन दीस रिसोर्स एलोकेशंस। अब यहां तक ये तीन मूवमेंट तुम्हें आराम से समझ में आ गए कि ठीक है यहाँ पे कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट नहीं है, बट ये सन ऑफ सॉइल पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है एक थोड़ा सा दिखते हैं, यहाँ समझ में आ गया है? आगे बढ़ूं, आ गया है? अब इफ यू आर प्रीटी मच क्लियर विद ऑल द फोर फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म, तो अब एक चीज क्लियर होगी तुम लोगों की कि चार डिफरेंट फॉर्म्स के रीजनलिज्म है। अब एक छोटा सा सवाल है मेरा, जस्ट कोई भी एक बंदा हैंड रेज कर लेना एंड आई जस्ट एक्सप्लेन, आई जस्ट वांट वन क्वेश्चन। महक, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग महक, चारों चीज समझ में आ गई आपको? यस सर। ओके, सन ऑफ सॉइल लीडर ऑफ सो पॉलिटिक्स एकमात्र रीजन है क्या? सिर्फ पॉलिटिक्स? सर पॉलिटिक्स भी और आमची मुंबई लाइक अपना मुंबई सो लोग भी कैसे वो भी है रीजन व्हाई द सन ऑफ सॉइल पॉलिसी डिड नॉट टेक प्लेस इन गुजरात। ठीक है चलो, ओके नो इश्यूज, एक बार समझ पॉलिसी के अंदर, बट अभी चारों फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म हमने क्यों डिस्कस किए? महक, महक मुझे अब तुम ये बताओ, रीजनलिज्म अच्छा होता है या बुरा होता है? आंसर मैं नहीं दूंगा, यू गिव मी द आंसर। Sir, as much as it is healthy, like it is creating unity in the people, it is okay, it is good enough. But when it is so in the extreme form that it separates everyone, like it, when the regionalism takes over the nationalism, then it's bad. Okay, ठीक है, ये बढ़िया सा तुमने कंक्लूड कर दिया। When the regionalism takes over the nationalism, then it's bad. But what when the nationalism is state sponsored? Sorry, sir. अगर nationalism state sponsored हो तो क्या? अगर nationalism वो माना जाए जो state बता रहा है, ना कि जो लोग फील कर रहे हैं, तब nationalism can also be dangerous. Suppose if that is the case, right? So, right, Mahek? Sir, I actually didn't understand. अच्छा, didn't understand. चलो कोई बात नहीं है, nationalism को नहीं लाते डिबेट में, because nationalism की तो बहुत सारी परिभाषा है। Yes. nationalism सिंपल तरीके से होता है वी फीलिंग। एक वी फीलिंग को nationalism बोलता है। अब वी फीलिंग लाने के दो तरीके होते हैं। एक होता है, एक सिंपल तरीके से बताऊं तो, एक होता है एथनिक नेशनलिज्म, एक होता है सिविक नेशनलिज्म। अब सिविक नेशनलिज्म होता है वेयर द वी फीलिंग कम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्युलर क्रेडेंशियल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, या जो भी उस कंट्री के एक सेक्युलर क्रेडेंशियल, पार्लियामेंट, या मे बी ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और एक जो एथनिक नेशनलिज्म होता है वो आता है एक एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे एक नेशनलिज्म प्रोपेगेट किया जाता है, कि एक पर्टिकुलर कल्चर के बेसिस पे नेशनलिज्म बताया जा रहा है। अब इन दोनों में एक में प्रॉब्लम है स्ट्रांगली, और एक बहुत अच्छा सा नेशनलिज्म। जो एथनिक नेशनलिज्म है आज के सारे स्कॉलर्स मानते हैं वो एक टॉक्सिक नेशनलिज्म है, हाइपर नेशनलिज्म है, या हाइपर रीजनलिज्म का फॉर्म है इनफैक्ट वो, या फिर मेजॉरिटेरियन है वो, नेशनलिज्म नहीं है। इट इज हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है, अब नाउ द पॉइंट कम्स इज दिस कि नेशनलिज्म इज अ कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, नए हमारे सिलेबस में है, और हमको देखना रीजनलिज्म अच्छा है कि नहीं। एक चीज मैं आपकी डेफिनेटली अप्रिशिएट करूंगा, वो ये है कि आपने बहुत सीरियसली सिंपल तरीके से बताया कि सर डिपेंड करता है कि किस टाइप का रीजनलिज्म है। Yes. अगर आप ये दो रीजनलिज्म देखो यहाँ पे, ये दोनों रीजनलिज्म एक्चुअली कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट भी रख सकते हैं सोसाइटी पे। तो जब छत्तीसगढ़ या, हाँ दोनों रख सकते हैं। देखो एक चीज तो पहले तुम लोग सब क्लियर मान लो, मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं तो मतलब नहीं है सिर्फ पॉजिटिव है, सोसाइटी पढ़ रहे हो आप। कॉन्स्टिट्यूशन अगर कभी मेरे से पढ़ोगे तो सेकंड इंटरप्रिटेशन ही नहीं है उसकी, जो लिखा है वही है, कोई माने या ना माने। इधर हर चीज है, जैसे चाहो वैसे गर्दन घूमती है सोसाइटी में। तुम बोलो मुझे नेशनलिज्म एंटी है, मैं प्रूव करके दिखा सकता हूं यहाँ पे। तुम बोलो मुझे नेशनलिज्म प्रूव करना, मैं वो भी प्रूव करके दिखा सकता हूं। दीज आर कॉन्सेप्ट, ये हम लोगों के बनाए हुए वैल्यू बेस्ड कॉन्सेप्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक, तो इन दोनों में अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझ लो। ठीक है, सेकंड थॉट लेके आएंगे जब हम डिबेट करेंगे। इन चारों के अंदर हम देखें ये दोनों जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव रखते हैं, कुछ ना कुछ इंडिया में प्रूव्ड है पॉजिटिव है ये। कैसे? छत्तीसगढ़ का और झारखंड का, झारखंड तो फिर भी नहीं हुआ टेक्निकली, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट शायद तभी हुआ जब वो छत्तीसगढ़ अलग बना, एकमात्र स्टेट इंडिया में जहां पे पीडीएस सक्सेसफुल रहा बिफोर डीबीटी। इससे बढ़ के कोई स्टेट ही नहीं था। महाराष्ट्र गुजरात सिर्फ मुंह देखते रह गए। क्यों? इस आदमी ने पीडीएस को सक्सेसफुल करके बताया, जबकि इनके पास रिसोर्सेज महाराष्ट्र गुजरात से कम थे, और इनफैक्ट बड़े बड़े स्टेटों से कम थे, आंध्र प्रदेश चाहे कोई भी स्टेट हो। इस आदमी ने सक्सेसफुल किया इधर पीडीएस को छत्तीसगढ़ में। रिसोर्सेज नहीं थे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम थे, नक्सलाइट अफेक्टेड एरिया है यहाँ पे, बट फिर भी छत्तीसगढ़। इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद डेवलपमेंट हुआ वो जो ये चाह रहे थे। इन दोनों के ऊपर आओ, ऐसे रीजनलिज्म तो बहुत नेगेटिव होंगे, क्योंकि एक देश से सेपरेटिस्ट सेपरेशन मांग रहे हैं ये।
कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? एक सन ऑफ सॉइल पॉलिसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, इनफैक्ट टेक्निकली बताऊं तो मेरा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है। कैसे? Yes. सिर्फ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वो वायलेट हो रहा है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड का है नहीं, बॉम्बे इज द पार्ट ऑफ कंट्री एंड ऑल द इंडियंस लार्जली हैव राइट टू पार्टिसिपेट दैट। ये भी खराब है और ये भी एक्चुअली खराब है, लेकिन ये कुछ पॉजिटिव रख सकते हैं, बट जरूरी नहीं सिर्फ पॉजिटिव हो। देयर इज आल्सो अ नेगेटिव एस्पेक्ट व्हिच इज अटैच्ड हियर, कि ये दोनों रीजनलिज्म भी कई बार सिर्फ पॉलिटिक्स के बेसिस पे किए जा सकते हैं और वो हमारी शायद यूनिटी तोड़ भी सकता है। कि अगर हर एक कम्युनिटी सिर्फ रीजनल एस्पिरेशंस के बेसिस पे आपको सेपरेट स्टेट की ऑटोनॉमी मांगती है, दैट कैन हैम्पर द ऑटोनॉमी एज वेल। असम में क्या हुआ, बीटीडीए बनाया गया, उसके बाद कार्बी भी बनाया गया, उसके बाद डिमा हसो भी बनाया गया, उसके बाद बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स और एरियाज बनाए गए असम के अंदर, बिकॉज देखते देखते सब मिरर इमेज उसकी डिमांड करने लगे। तो दे हैव सर्टेन पॉजिटिव इंपैक्ट्स। इनकी शायद मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं और नेशनल यूनिटी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो बोथ आर टेक्निकली नेगेटिव। ये देश के हित डेवलपमेंट के लिए डेफिनेटली खराब है। अब अगर आप लोगों को, थैंक यू सो मच महक, अब अगर सपोज आपको क्वेश्चन ये आए, थैंक यू। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, क्या हर बार रीजनलिज्म को नेगेटिव ही लिखेंगे हम? कोई जरूरी नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन इन व्हाट फॉर्म द रीजनलिज्म हैज टेकन। तो फॉर्म्स आपको सिर्फ इसलिए बताए गए ताकि पता रहे कि कुछ रीजनलिज्म के फॉर्म अगर सही तरीके से लिए जाए तो देश को जोड़ के रख सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सबका साथ सबका विकास इंश्योर कर सकते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर कुछ रीजनलिज्म होने लगे तो पॉसिबिलिटी है दैट द एंटायर सोसाइटी में बिकम अ विक्टिम। जैसे खालिस्तान चल रहा है, कहीं ना कहीं ये यूनिटी को हैम्पर कर रहा है हमारे, और ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक बेटर डाइवर्सिटी और एक इंटीग्रेशन को हैम्पर करेगा, बिकॉज एक पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड ओनली कंसीडर देयर स्टेट एज अ रिस्पांसिबल एंड द रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड ओनली फॉर देयर पीपल। ऐसा नहीं है, डोमिसाइल का रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे लिए डेवलपमेंट में। तो बिहार वाला बॉम्बे पे में ही उतना ही पार्टिसिपेट कर सकता है जितना बॉम्बे वाला शायद पटना में कर सकता है, या गुजरात में कर सकता है, या तमिलनाडु या बेंगलुरु में कर सकता है। सो वी हैव दैट राइट टू प्रोफेस प्रैक्टिस प्रोवाइडेड वी फॉलो द मॉरल पॉलिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी स्टेट। तो ऑल द फॉर्म्स ऑफ रीजनलिज्म आर नॉट गुड। बट अब अगर आप रिसेंट टाइम में देखो गाइस, बाकी कल कंटिन्यू करूंगा, मैं डाउट लूंगा 30 मिनट 20 टू 30 मिनट्स। अगर किसी के डाउट्स है फटाफट बताओ। कल मैं कॉजेस ऑफ रीजनलिज्म, इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म खत्म करके आई मूव टू द फैमिली किनशिप पार्ट ऑफ योर इंडियन सोसाइटी। कॉजेस मुझे रीजनलिज्म की एक बार अच्छे से डिस्कस करनी है और इंपैक्ट रीजनलिज्म की डिस्कस करनी है मुझे, ठीक है? थैंक यू। अभिषेक, अफसान, हर ब्राह्मण अपना, अरे इसका मतलब ये है तुम रीजन वाइज रिजर्वेशन दे रहे हो, ट्राइब का तो नाम ही नहीं रह गया फिर यहाँ पे। Yes, sir. और ये मुझे भी नहीं पता था, दिस वाज सेड टू मी बाय माय स्टूडेंट। बोला सर नहीं सर मुझे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। वो बोला ये कैसे यार? बोला नहीं सर वो बीटीडीए तक सीमित है। आई मीन एक बोर्ड एक एरिया में रिजर्व्ड है, एक एरिया में नहीं है। आई मीन दिस इज समथिंग जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो रिमेंबर दिस, कल रीजनलिज्म में देखेंगे पॉलिटिक्स। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट एनीबॉडी गाइस? बहुत सारे लोगों को अनम्यूट किया, जल्दी से गाइस। गुड इवनिंग सर, दिस इज स्नेहा। सर ये बस सन ऑफ सॉइल रीजनलिज्म वाला कांसेप्ट दोबारा बता दो। ओके, सन ऑफ सॉइल पॉलिसी जो है, इट्स वेयर इट इज बिलीव्ड दैट द पीपल हु आर बोर्न इन दैट पर्टिकुलर एरिया रीजन आर हैविंग द फर्स्ट access, I mean the resources of that particular region are meant only for the people who are born there। जो उस रीजन या उस क्षेत्र के अंदर जन्म लेते हैं उन्हीं के लिए वो रिसोर्सेज बने हैं, दैट इज सन ऑफ सॉइल। और बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको हक नहीं है उनके रिसोर्सेज पे। ये बॉम्बे के अंदर एक टाइम के अंदर आइडियोलॉजी चली थी जहां पे स्ट्रांग मूवमेंट भी हुआ था अगेंस्ट द पीपल बिलोंगिंग टू नॉर्थ इंडिया। ओके सर, क्लियर। सर वन मोर डाउट। हाँ। सर आपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि मतलब आज के टाइम पे हम कल्चर के बेसिस पे यूनाइट नहीं हो सकते, लेकिन पहले एंशिएंट टाइम में कल्चर के बेसिस पे यूनाइट किया जा सकता था। तो सर वो कैसे? आई मीन पहले का मेरा मतलब यहाँ पे एंशिएंट इंडिया है, ठीक है? एंशिएंट इंडिया में इसलिए यूनाइट करना ज्यादा इजी था बिकॉज कहीं ना कहीं एक कॉमन हिंदुइज्म ही था इंडिया में, फॉरेन रिलीजन्स नहीं थी इंडिया के अंदर। तो एक बहुत इजीली यूनिटी करना पॉसिबल था बिकॉज ऑलमोस्ट सबके कल्चरल पहलूज एस्पेक्ट्स मोर और लेस सिमिलर थे। आज क्या है कि इंडिया में स्ट्रॉन्ग डाइवर्सिटी है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ही 22 के आसपास शेड्यूल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती है, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट रिलीजन को रिकॉग्निशन मिला है अंडर आर्टिकल 25 टू 28। अब अगर एक कॉमन कल्चर को प्रिस्क्राइब किया जाए तो वो कॉमन कल्चर किसका होगा और क्या वो कल्चर सबको एक्सेप्टेबल होगा? दैट बिकम्स अ बोन ऑफ कंटेंशन। ओके सर, क्लियर सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट गाइस। सर महक हियर, वन डाउट आई हैव। महक, बताओ। Just a doubt, sir, please. हाँ. What is the difference between caste and tribe? This might be very basic, I guess. No, this is not basic. This is quite sociological. सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझना प्लीज, ठीक है? Okay. क्या है वो भी मैंने जस्ट एक कंडीशन अटैच करके बोला, आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट कंडीशन। एथनिक ग्रुप किसे बोला जाता है? कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, ये तीन एस्पेक्ट होते हैं कोई भी एथनिक आइडेंटिटी पे। एक कॉमन एंसेस्टर से वो ट्रेस करते हैं अपने आप को, कॉमन लैंग्वेज होती है, भाषा कॉमन होती है एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप के अंदर, और कॉमन कल्चर होता है। अब नॉर्मली कास्ट क्यों एथनिक नहीं माना जाता? बिकॉज हम कास्ट के अंदर देखते हैं बहुत सारी सब कास्ट होती है। अब वो हर कास्ट अपना अपना लीनिएज और एंसेस्टर देख रही है, तो एक कास्ट का कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं दिखाई पड़ता है हमें। कॉमन कल्चर नहीं है कास्ट के अंदर। मैं एक ही कास्ट की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल कास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मान लो यहाँ पे ब्राह्मण आते हैं, हर ब्राह्मण अपना अपना ट्रेस कर रहा है एंसेस्टर का। झा ब्राह्मण अपना ट्रेस करते हैं, नंबूदरी ब्राह्मण अपना ट्रेस करते हैं, वहां पे कोई कॉमन एक एंसेस्टर नहीं है सारे ब्राह्मण्स का।
सेम सारे ब्राह्मण्स की भाषाएं भी अलग अलग है, नॉर्थ साउथ अगर लोगे तो समझ में आएगा, और कल्चर भी काफी डिफरेंट होता है। टेक एन एग्जांपल, अगर बिहार और बिहार वाला पार्ट लोगे तो नदन गंगा के जो गंगा के नॉर्थ के अंदर जो झा रहते हैं वो काफी अलग तरीके से रिचुअल्स प्रोसेस करते हैं, और जो साउथ में रहते हैं वो अलग करते हैं। कोई अगर बिहार से है तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि नदन गंगा के झा अपने आप, और इनफैक्ट जो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर ब्राह्मण जैसे बोला जाता है, इसका कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं मिलेगा मेरे पास, जो सबसे स्ट्रॉन्ग आज भी स्ट्रांगली ब्राह्मणिक वैल्यूज फॉलो करते हैं वो नदन गंगा के झा और नंबूतिरी ब्राह्मण्स ऑफ केरला। ऐसा डिफरेंस। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें एथनिक ग्रुप पे लागू होती है, लेकिन ट्राइब कास्ट पे नहीं होती है, इसलिए कास्ट को ट्राइब नहीं माना जाता। और साथ ही साथ में कास्ट का कॉन्सेप्ट हमेशा पोल्यूशन एंड प्योरिटी होती है, वो कोई ट्राइब के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? Yes, और एंथ्रोपोलॉजी में एक और चीज याद रखना, एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब को एक प्रिमिटिव माना जाता है ग्रुप, जो एक बैकवर्डनेस है। कहने का मतलब ये बैकवर्डनेस से अटैच होता है, ऐसा कॉन्सेप्ट हम कास्ट में नहीं अटैच करते हैं। नेक्स्ट गाइस। okay, sir. Thank you so much. हेलो संकेत। संकेत बताओ। ये सर मेरा डाउट था ऑप्शनल को लेके। अरे यार